चलिए दोस्तों सेशन शुरू करते हैं। तो मैं हूं पेज नंबर 13 पे। जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताया कि ऑलरेडी 43 जो पहले के एमसीक्यूज है उसका एक वीडियो बन चुका है, वो मैं आपको दे दूंगा अभी, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज हमको करने हैं, 2-3 घंटे में हमको करने हैं, बड़े प्यार से हमको करने हैं। शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, आइए दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है। इसके अंदर 103 एमसीक्यूज है, 103 एमसीक्यूज है। ऑलरेडी एक वीडियो में हम लोग इसके 43 एमसीक्यूज हम लोग कवर कर चुके हैं। लगभग 1.5-2 घंटे लगे थे उस सेशन के अंदर। अब यहाँ पे बचे हुए 60 एमसीक्यूज हम लोग कवर करते हैं, तो पहला वीडियो दूसरा मिलाकर आपकी पूरी एमसीक्यू की तैयारी हो जाएगी। नाउ चलिए शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं दोस्तों, तो यहां पर प्लीज अपना जो कीमती समय है एमसीक्यू को पूरा रीड करने पे ना दे। प्लीज उसको पूरा डिटेल में रीड करके पूरी मार्किंग करने में प्लीज 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 ना दे। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें से बैकग्राउंड बनता है, जिसका एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ एक ओवरव्यू रख सकते हो। ऐसा कुछ कंपनी है, बस थोड़ा हल्का फुल्का ओवरव्यू कर सकते हो। आप सीधा क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, सीधा 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 क्वेश्चन पे आइए, सीधा क्वेश्चन पे आइए। मैं आपको बता रहा हूं 50% एमसीक्यू, अगर आप एमसीक्यू का क्वेश्चन और ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस और ऑप्शंस अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, the management the management of company has engaged CAP to issue duly signed report for half year. The management of the company CAP को अपॉइंट किया है to issue a duly signed report for half year. आधे साल की जो आपकी रिपोर्ट है, इंटरिम रिपोर्ट है, उसको साइन करने को बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, आइए दोस्तों, सॉरी, मैं और एक मिनट और इसके ऊपर है, सॉरी, आप आइए और आगे आइए, पेज नंबर 15 पे आइए। कम टू पेज नंबर 15 दोस्तों, पेज नंबर 15 के ऊपर आइए प्लीज। कम टू पेज नंबर 15, जहां से हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 को जहां से हम शुरू करते हैं उसके ऊपर आइए दोस्तों, यहां से हमको शुरू करना है। आइए चैप्टर नंबर 2, पहले के एमसीक्यूज का यूट्यूब लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लेना बहुत अच्छे से। नाउ आइए, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल समय मत लगाइए, सीधा एमसीक्यू में आइए। ऑडिटर इज फैक्ट चेकिंग अबाउट द, पहले क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। ऑडिटर इज फैक्ट चेकिंग अबाउट प्रमोटर्स एंड की मैनेजमेंट पर्सन। प्रमोटर्स को चेक कर रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, किन्होंने कंपनी को बनाया, कौन चला रहा है, की मैनेजमेंट पर्सन, इनको देखा जा रहा है। शी इज ऑल्सो कंसिडरिंग कॉम्पिटेंस ऑफ स्टाफ टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। वो ये देख रहे, मतलब ऑडिटर ये देख रहा है कि जो सामने वाला बंदा है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, वो बंदा कैसा है, वो प्रमोटर्स और की मैनेजमेंट के पर्सन के लोग कैसे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि क्या मेरे स्टाफ के पास कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेंस मतलब नॉलेज एंड स्किल्स है असाइनमेंट परफॉर्म करने। व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू, वो क्या करने की कोशिश कर रही है, ऑडिटर क्या करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इस अभी तो मैंने व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू, वो ये देख रही है कि जिसका ऑडिट हम लोग करना चाहते हैं वो कैसे लोग हैं, और मेरे पास में कॉम्पिटेंस है क्या, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस प्रोसीजर। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस। देखो मैंने केस स्टडी पढ़ा भी नहीं, मैं आपको आज प्रूफ करके बताऊंगा। 50-60% तो आपको पूरा केस स्टडी, ठीक है, पूरा केस स्टडी आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता है। ओके, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस प्रोसीजर्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस प्रोसीजर्स, हम लोग इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस प्रोसीजर्स। नाउ अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में वो नहीं है आपका पीईए दोस्तों, पीईए प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। मेरे साथ में जवाब देते जाइए, इन्वॉल्व होते रहिए, तो आपका इस समय कैसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो पीईए के अंदर 3 चीजें आती है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ठीक है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी पीईए, ठीक है।
इसके अंदर तीन चीजें आती है दोस्तों, जब इसके अंदर तीन चीजें आती है। पहला, ठीक है, असाइनमेंट लेना कि लेना, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। दूसरा, क्या हम एथिकल इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाएंगे। और तीसरा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो हम लोग साइन करते हैं। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ने लिखा है दोस्तों, आंसर आपका बी है। बी इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। आई एम वेरी हैप्पी आप लोग मेरे साथ में इन्वॉल्व है। थोड़ा बहुत ऑडियो वीडियो का प्रॉब्लम होने दीजिए, जो प्रॉब्लम है सो है, हमको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है दोस्तों। आइए, हमको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखिए, मैंने अभी तक केस पढ़ा भी नहीं, पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप बच्चे क्या करते हैं कि केस पढ़ने में बहुत टाइम डालते हैं, अननेसेसरली अंडरलाइन मार्किंग याद करते जिसकी जरूरत नहीं होती, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत नहीं होती। जब एमसीक्यू में कोई इंफॉर्मेशन लगे तो ऊपर जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 10 में से 5 क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू के केस स्टडी पे जाना पड़ेगा। कंसिडरेशन ऑफ नंबर ऑफ लोकेशन, कंसिडर करना मतलब केयरफुली सोचना। केयरफुली सोच रहे, केयरफुली क्या सोच रहे दोस्तों, नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, कि भाई कितने ब्रांचेस हम लोग कवर करेंगे, कितने ब्रांचेस कवर नहीं करेंगे और कौन से करेंगे। नंबर वाइज कितने ब्रांचेस कवर करेंगे और कौन से ब्रांचेस कवर करेंगे। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि भाई ये भी सोच रहे हैं, हम केयरफुली सोच रहे हैं कि भाई कौन से बड़े बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, उसमें क्या क्या हमको चेक करना पड़ेगा। ये भी सोच रहे हैं एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा असाइनमेंट करने के लिए, ठीक है। आर रेलेवेंट फैक्टर्स प्राइमरीली, ये जो बातें सोची जा रही है, कितने ब्रांचेस करना, 5 करना, 10 करना। फिर उसके बाद में सोचा रहा कौन सी ब्रांचेस करना, फिर सोचा जा रहा है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस असाइनमेंट में, कितना टाइम लगेगा। ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, ये जो ब्रॉड बातें हम लोग सोच रहे हैं, मोटा मोटी कितना टाइम लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितनी सारी चीजें कवर करना चाहिए। इट इज दोस्तों एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऐसे 300 के अंदर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी वर्ड यूज होता है ब्रॉड गाइडलाइंस के लिए, और जो स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑडिट करना, उसके लिए ऑडिट प्लान, उसके लिए ऑडिट प्लान दोस्तों, ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। आई होप इसको लेकर आपके मन में क्लैरिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, वापस दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। मेन जो क्वेश्चन है वो हमको देखना भी नहीं पड़ा। आइए, टेक इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट। हमने कुछ प्लानिंग की है, इंक्वायरी एंड विजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टेक इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान्ड इंक्वायरी, इन्होंने कुछ प्लान किया है कि हम क्या एग्जैक्टली क्या इंक्वायरी करेंगे, हम लोग एग्जैक्टली क्या इंक्वायरी करेंगे, कब हम लोग विजिट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो बात हो रही है प्लान्ड इंक्वायरी की, एग्जैक्टली क्या ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा, कब उसको परफॉर्म किया जाएगा, कितने डेप्थ में परफॉर्म किया जाएगा। दोस्तों इसको NTE बोलते हैं, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बोलते हैं। आइए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, she has planned visit of 3 plants of the company. The planned inquiry and visit is to identify and assess risk of material misstatement. केस में लिखा हुआ है दोस्तों कि उन्होंने प्लानिंग की है कि वो 3 प्लांट विजिट करेंगे, वहां पे जाकर पूछताछ इंक्वायरी करेंगे ताकि वहां से जानकारी मिले, और वहां से जानकारी मिले, और वो जानकारी के बेसिस पे हम लोग रिस्क को असेस करें। दोस्तों जब हम लोग नेचर टाइमिंग एक्सटेंट पे आ जाए, इफ वी कम टू नेचर टाइमिंग एक्सटेंट, तो उसको प्लान बोलते हैं दोस्तों, प्लान। जब हम लोग नेचर ऑफ चेकिंग, जब हम ये बोलने लग जाए कि भाई मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, कि मैं इंस्पेक्शन करूंगा, कि मैं इंक्वायरी करूंगा, कि मैं एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करूंगा, कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस करूंगा, उसको बोलते हैं नेचर टाइमिंग। कब करूंगा, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर टाइमिंग एक्सटेंट वाली बातें स्ट्रैटेजी की नहीं होती, स्ट्रैटेजी ब्रॉड होता है। अगर हम NT की बात करने लग गए, इसका मतलब हम प्लान की बात कर रहे हैं, ऑडिट प्लान की बात कर रहे हैं दोस्तों। और प्लान हमारे 3 होते हैं। पहला प्लान होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, जहां पे जानकारी लेके रिस्क का पता लगाएंगे। अगला प्लान दोस्तों होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का, और अगला प्लान होता है दोस्तों उसके बाद में अदर ऑडिट प्रोसीजर का। तो यहां पे दोस्तों आपका जो सही आंसर है, ये आपका प्लान्ड इंक्वायरी और प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर,
ये जानकर दोस्तों, जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का सिंपल मतलब होता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, इसका सिंपल मतलब होता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, जानकारी ले रहे ताकि इसके बेसिस पे रिस्क को पता लगाया जा सके। आइए दोस्तों आगे आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, एक एक एमसीक्यू हमारे दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी लाता है, कॉन्सेप्ट्स को लेकर बेहतरीन क्लैरिटी लाता है। व्हाट इज द डिटेल सेट, डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिटेल्ड स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या नेचर होगा, क्या टाइमिंग होगा, क्या एक्सटेंड होगा, जो असिस्टेंट को दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको गाइडलाइन बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू असिस्टेंट इन एंगेजमेंट टीम, गिवन टू असिस्टेंट इन एंगेजमेंट। दोस्तों यहां पर एक कंट्रोवर्सी है, यहां पे कंट्रोवर्सी है दोस्तों। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे एसए 300 में जो इनिशियली ब्रॉड गाइडलाइंस होती है ऑडिट कैसे करेंगे, उसको हम बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। उसको बोला जाता है दोस्तों ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ठीक है, उसको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बोलते हैं। ब्रॉड गाइडलाइन, डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, उसको दोस्तों बोलते हैं ऑडिट प्लान। और जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है, ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है दोस्तों, जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है, ऐसे आने के पहले भी ऑडिट की थ्योरी थी, बताया जाता था कि ऑडिट कैसे करना है, ठीक है। जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी में आपके ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट प्लान, इसी को बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट प्लान। और ऑडिट प्लान को बोलते हैं दोस्तों ऑडिट प्रोग्राम। बोलने का मतलब यह है कि आपका ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम दोनों एक ही है, ठीक है। ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम दोनों एक ही है, दोनों एक चीज है। आपको और मैं बता दूं, ऐसे 300 में ऑडिट प्रोग्राम ये वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। ये जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है, जो देसी थ्योरी है, ऐसे के पहले की थ्योरी है, वहां पर ये वर्ड्स को यूज किया गया है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, ठीक है, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर इन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। दोनों एक ही होते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने आंसर देखो, यहां पे इंस्टीट्यूट ने आंसर यहां पे दिया है ऑडिट प्रोग्राम, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मैंने आपको बोला, आप ऐसे 300 बेयर डाउनलोड करिए, ऐसे 300 बेयर आप डाउनलोड करिए, और आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऑडिट प्रोग्राम ये वर्ड ही नहीं मिलेगा दोस्तों। ये ट्रेडिशनल हमारा वर्ड है, दोनों से। तो मैं यहां पे बोलूंगा टेक्निकली दोनों भी आंसर सही है, टेक्निकली दोनों आंसर सही है, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने अगर ऑडिट प्रोग्राम को प्रेफरेंस दिया है, और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि ऑडिट प्रोग्राम के साथ में जाए। लेकिन कॉन्सेप्चुअली ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम बोथ आर एग्जैक्टली सेम दोस्तों। जबरदस्ती दोनों को डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है। हमारे मॉड्यूल में दोनों को कहीं पर भी ऐसा, कहीं पे ऑडिट प्लान अलग होता है, प्रोग्राम ऐसा होता है, कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा है ना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में। जबरदस्ती दोनों को डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और ऐसी छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहेगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सर एग्जाम में मैं आपको बता दूं, जनरली जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें होती है वो एग्जाम में आती ही नहीं, क्योंकि जब चेक करते, बार बार चेक करते, क्रॉस चेक करते हैं पेपर बनाते वक्त, तो कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों को बाहर निकाल देते हैं। और कभी गलती से आ भी गया, अगर 5% 10% चांस भी है, गलती से आ भी जाए दोस्तों, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। आपको अगर कभी बहुत कम ज्यादा चांसेस है आ भी जाए, तो फिर मैंने आपको बताया कि ऑडिट प्रोग्राम आपको चुनना चाहिए ऐसे केस में। चलिए आगे जाते हैं। द इश्यू ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप, जनरेशन ऑफ स्क्रैप हैज बीन ओवरलुक्ड इन डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपका जनरेशन ऑफ स्क्रैप है, हैज बीन ओवरलुक्ड इन डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये था ही नहीं। व्हाट शुड बी प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन बाय सीए सिमरन कौर। आपके जो डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मतलब आपका जो ऑडिट प्लान है,
ऑडिट प्लान है, या फिर मैं उसको ऑडिट प्रोग्राम बोल दूं, उसमें जनरेशन ऑफ स्क्रैप के बारे में, जनरेशन ऑफ स्क्रैप के बारे में बात लिखी ही नहीं है दोस्तों। इट इज नॉट रिटन। जनरेशन ऑफ स्क्रैप के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि जनरेशन ऑफ स्क्रैप के बारे में बोला ही नहीं है। व्हाट शुड बी डन? शी शुड इग्नोर। क्या उन्होंने इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या उन्हें मॉडिफाई करना चाहिए अपना प्लान और उसमें इंक्लूड करना चाहिए? बिल्कुल यस। क्या मैटर को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए ये पूरे पांचों क्वेश्चन में एक बार मैं मेन केस स्टडी पे गया, सबसे ज्यादा टाइम एमसीक्यू के क्वेश्चन और ऑप्शंस को एनालाइज करने लगाइए। शी शुड पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बोलना चाहिए कि तुम इस पे काम कर लो, ये भी गलत साफ साफ नजर आता है दोस्तों। आपका जो आंसर है वो बी रहेगा। योर आंसर विल बी बी, करेक्ट? ओके ग्रेट। चलिए चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ठीक है, ये मानकर चलो 5 मार्क हो गए, इसमें से हमारे आने वाला है। आगे बढ़ते। आइए दोस्तों, वापस मैं आपको आपके दिमाग में आपके टेक्निक में क्लियर करते जा रहा हूं कि आपको एमसीक्यू का जो क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू का जो क्वेश्चन होता है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ड्रास्टिक फॉल इन रेवेन्यू, ड्रास्टिक फॉल इन रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। रेवेन्यू गिर गया। देखो मैंने अभी तक केस नहीं पढ़ा है, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं पढ़ूंगा दोस्तों। ड्रास्टिक फॉल इन द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडिट रिस्क। मैं यहां पे और एक बात बोलूंगा, इंस्टीट्यूट के जितने मैंने केस स्टडीज देखे, ठीक है, इसमें रिस्क वर्ड पे आप ध्यान दीजिए। वो ऑडिट रिस्क का जो टेक्निकल मीनिंग है वो यहां पर मत लगाइए। वापस मेरी बात सुनिए, ऑडिट रिस्क का टेक्निकल मीनिंग है वो आप यहां पे मत लगाइए। यहां पे सिंपल रिस्क, जब भी वो लोग रिस्क, ठीक है, बहुत बार ये लोग जो वर्ड है ऑडिट रिस्क यूज करते, वो सिंपली उसको रिस्क लेकर चलो। रिस्क मतलब क्या? गलत चीजें होने की चांसेस, गलती होने के चांसेस। ड्रास्टिक फॉल इन द रेवेन्यू है, इससे क्या गलती होने के चांसेस? फॉल इन रेवेन्यू वुड रिजल्ट इन फॉल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इज एन ऑडिट रिस्क, मतलब कहां पे ऑडिटर के हाथ से कहां गलती होने? भाई अगर रेवेन्यू गिरेगा तो प्रॉफिट कम होने के चांस है, वो तो ठीक है आगे, लेकिन ऑडिटर के लिए रिस्क क्या हो जाएगी? ऑडिटर के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगा इससे? ड्रास्टिक फॉल इन रेवेन्यू में इंप्लाई द कंपनी इज नॉट एबल टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इन फोर्सेबल फ्यूचर। आगे वो काम ना कर पाए, लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट, कंपनीज प्रोडक्ट्स, देयर इज अ रिस्क दैट गोइंग कंसर्न डिस्क्लोजर इज ओमिटेड। गोइंग कंसर्न डिस्क्लोजर, हो सकता है कि रेवेन्यू गिरने की वजह से गोइंग कंसर्न के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, गोइंग कंसर्न पे मटेरियल अनसर्टेनिटी आ जाए, गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट हो जाए। जब ऐसा होता है तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट्स में हमको डालना पड़ता है। वी हैव टू पुट इन नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में हमको लिखना पड़ेगा दोस्तों। नाउ देयर इज अ रिस्क दैट कि जो गोइंग कंसर्न, रिस्क है कि जो गोइंग कंसर्न है दोस्तों, वो आपका जो आपका गोइंग कंसर्न दोस्तों, गोइंग कंसर्न के डिस्क्लोजर में गलती होने के चांसेस है। आपको पूछा है यहाँ पे रिस्क, क्या गलती हो सकती है? क्या गलती हो सकती है? गोइंग कंसर्न का जो डिस्क्लोजर है, हो सकता है डिस्क्लोजर बराबर ना हो, उसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में नहीं बताया, गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम क्या है? द कंपनी कैन एक्सप्लोर सम न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी इफ डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज फॉलिंग। फॉल इन रेवेन्यू वुड मीन लोअर टैक्स लायबिलिटी। देखो पॉइंट नंबर ए, सी और डी, अगर आपका रेवेन्यू गिरेगा तो प्रॉफिट गिरेंगे, बिल्कुल सही है। आपको दूसरी लाइन ऑफ एक्टिविटी देखनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आपको टैक्स कब भरना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे ये पूछा है कि रिस्क क्या है, क्या गलत हो सकता है, रिस्क क्या है, क्या गलत हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर गोइंग कंसर्न, आपका जो गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर गलत हो सकता है। आंसर इज बी। यहां पे दोस्तों आपका आंसर बी है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज प्रोडक्ट्स आर गेटिंग आउटडेटेड इन द मार्केट। देखो अभी तक मैंने केस पढ़ा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन और एमसीक्यूज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं केस पे बिल्कुल जाओ, जब जरूरत पड़े तो बिल्कुल जाओ। बहुत बार बच्चे गलत चीजों पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और सही चीज पे टाइम नहीं देते, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। द कंपनीज प्रोडक्ट्स आर गेटिंग आउटडेटेड इन द मार्केट, जो भी है उनके आउटडेटेड हो जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गलती हो सकती है? प्रोडक्ट्स आउटडेटेड होते जा रहे हैं। डिवाइस स्ट्रेटेजी टू सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है भाई, गलती क्या हो सकती है वो बताओ। उन्होंने क्या करना चाहिए वो अलग बात है, गलती क्या हो सकती है बताओ। इन्वेंट्रीज में भी अंडरस्टेटेड, अगर डिमांड कम होगी तो इन्वेंट्री बिकेगी नहीं, इन्वेंट्री स्लो मूविंग हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपको इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना पड़ेगा।
इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड होने के चांसेस है, हो सकता है इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड हो जिसको राइट ऑफ करना है, ओवर वैल्यूड हो, ओवरस्टेड हो, अंडरस्टेड बिल्कुल गलत है। इन्वेंट्री के ओवरस्टेड के चांसेस है, सी आंसर इज करेक्ट। द कंपनी शुड लॉन्च, भाई कंपनी ने क्या करना चाहिए वो नहीं पूछा है, क्या करना चाहिए वो नहीं पूछा है, ये पूछा गया है दोस्तों, ये पूछा गया है कि भाई साहब क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या गलती हो सकती है। द लार्ज कस्टमर फेल टू पे, कंपनी आइडेंटिफाई, एक लार्ज कस्टमर है उसने पे नहीं किया, मतलब उसका अमाउंट बैड हो सकता है, वो अमाउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। डेटर्स के ओवरस्टेट होने के चांसेस है, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ओवरस्टेट होने के चांसेस है, ठीक है। रिसीवेबल में बी मिसस्टेटेड इफ रिकवरेबल डेट इज नॉट रिटर्न ऑफ। देखो ऑप्शन ए, आपको और एक बार बता दूं मैं, MCQ सॉल्विंग इज नॉट अबाउट द करेक्ट आंसर, इज अबाउट द बेस्ट आंसर। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। रिसेबल में भी मिस, रिसेबल गलत हो सकते हैं इफ रिकवरेबल डेट इज नॉट रिटर्न ऑफ। टेक्निकली ए आंसर जो उन्होंने लिखा है दोस्तों, ए आंसर जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। टेक्निकली रिसीवेबल्स मिसस्टेटेड हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, उनको राइट ऑफ नहीं किया जाए। मे बी ओवरस्टेटेड, ये ज्यादा सही है, दोनों में से ज्यादा सही है। राइटिंग ऑफ रिकवरेबल डेट वुड इंपैक्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एडवर्सली, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन भी कि भाई एडवर्सली। फेलियर टू रिकवर में इंपैक्ट कैश फ्लो, ये बिल्कुल, लेकिन रिस्क पूछिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गलती हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गलती हो सकती है दोस्तों। परफेक्ट आंसर इज बी, रिसीवेबल ओवरसेट। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलती क्या हो सकती कोई ये पूछेगा तो आंसर बी है, तो आंसर बी है दोस्तों। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा समय ऑप्शंस को स्टडी करने में लगाइए, ऑप्शंस को रीड करने में लगाइए। आइडेंटिफाई द रिस्क इन्वॉल्व व्हेन द इन्वेंट्री होल्डिंग पे इंक्रीज फ्रॉम 30 डेज टू 90 डेज। अगर इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड 30 डेज से 90 डेज हो गया, मतलब इन्वेंट्री स्लो मूविंग हो गई, इन्वेंट्री बहुत धीरे धीरे बिक रही है, इन्वेंट्री बहुत धीरे धीरे बिक रही है, तो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी, इन्वेंट्री विल बिकम ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट हो जाएगी, मतलब इन्वेंट्री की ऑब्सोलीट हो गई है, मार्केट में इन्वेंट्री की वैल्यू टूट सकती है, गिर सकती है, ठीक है। इसका मतलब इन्वेंट्री राइट ऑफ करना पड़ेगा, इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड होने के चांसेस है। इन्वेंट्री, एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री में प्रॉब्लम है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ओवरस्टेट होने के चांस है, बिल्कुल सही। दैट इज दैट स्लो मूवमेंट और टैक्स लायबिलिटी के बारे में बोल रहे, कोई स्टोरेज कॉस्ट वगैरह ये सब कुछ नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गलती होने के चांस है, तो रिस्क ओवरस्टेट होने के चांसेस दोस्तों, रिस्क ओवरस्टेट होने के चांसेस है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। कमान गाइज, मेरे साथ साथ में करते जाइए, मेरे साथ साथ में फटाफट करते जाइए, मेरे साथ में जितना आप फास्ट साथ साथ में एमसीक्यू करते जाएंगे ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट इस अटेम्प्ट में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मेरे साथ में कवर होंगे। आइए, पार्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज आर लाइंग विद थर्ड पार्टीज, आइडेंटिफाई, वापस रिस्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गलती हो सकती है वो आप सोचो। अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी डू नॉट मैन्युफैक्चर एंड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, हो सकता है कि थर्ड पार्टी बराबर मैन्युफैक्चर ना करे, डू नॉट मैन्युफैक्चर द एज पर स्पेसिफिकेशन, ओके। हमको ये देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या गलती हो सकती है। देयर इज दैट गेटिंग जॉब वर्क डन बाय थर्ड पार्टी इज इंक्रीजिंग, उनका खर्चा बढ़ जाएगा, उनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये बिजनेस के अलग अलग रिस्क बोल रहे हैं। फाइनेंशियल, that sufficient appropriate evidence would not be available in respect of quantity and condition of inventory lying with third party। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पास जो स्टॉक है उसका प्रॉपर एविडेंस मुझे ना मिले, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मुझे ना मिले। सही बात है यार, हो सकता है, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से इन्वेंट्री को देखा नहीं, मैंने उसको आंखों से मैंने देखा नहीं, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने अटेंड किया नहीं जैसे मैं नॉर्मली करता हूं। दैट इज दैट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री लाइंग विद थर्ड पार्टी। क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री लाइंग विद थर्ड पार्टी, देखो इन्वेंट्री की क्वालिटी को लेकर, ठीक है, बात की हुई है। यहां पर क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या ऑडिट से रिलेटेड क्या गड़बड़ हो सकती है, ऑडिट से रिलेटेड क्या गड़बड़ होती है। अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो हो सकता है मेरे पास में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ना मिले,
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस दोस्तों ना मिले, ठीक है, तो यहां पे आंसर इज सी, हो सकता है मेरे को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ना मिले दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अपना समय मेन केस स्टडी के मेन केस स्टडी ओवरव्यू करिए, जब जरूरत पड़ी तो मेन केस स्टडी पे जाकर पूरा करिए, नहीं तो मेन केस स्टडी पढ़ने में आप काफी समय लगाएंगे, काफी समय लगाएंगे, और जो मुद्दे की चीज है उस पर आप स्किप कर दोगे, ऐसा मत करिए। आइए वापस, ठीक है, आइए। Which of the following most appropriately describe test of control regarding insurance of inventories? हम जानते हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है, देखिए मैं आपको एक बहुत यूनिक तरीका बता रहा हूं, मैं आपको बहुत यूनिक तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। अगर मैं आपको बहुत प्यार से पहले केस स्टडी करके करूं, तो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में आप, ठीक है, 50% ज्यादा टाइम लेंगे और आपकी एक्यूरेसी कम होगी। मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जहां पे आपको कम टाइम मिलेगा, कम टाइम लोगे और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। Which of the following is the most appropriately described test of control regarding the test of control regarding इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री? टेस्ट ऑफ इंश्योरेंस, देखिए इन्वेंट्री इंश्योर्ड होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी रेगुलर बेसिस में अपनी इन्वेंट्री को इंश्योर करवाता है, इट इज अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर कंपनी रेगुलर अपनी इन्वेंट्री को इंश्योर करवा रहा है, प्रॉपर इंश्योर करवा रहा है, इट इज अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हमको ये चेक करना है कि कंपनी के लोग इन्वेंट्री को बराबर रेगुलरली इंश्योर करवा रहे क्या, हमको ये चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर इंश्योरेंस ऑफ द इन्वेंट्री बराबर है कि नहीं। इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी देखिए, वेरीफाई दैट इन्वेंट्रीज, आप देखिए, वेरीफाई दैट इन्वेंट्रीज एट ईच ऑफ द लोकेशन आर इंश्योर्ड फॉर फायर एंड बर्गलरी। इनका कहना है पॉलिसी के अंदर फायर और बर्गलरी होना चाहिए। द सम इंश्योर्ड, ठीक है, सम इंश्योर्ड रेलेवेंट नहीं होते, क्या बात कर रहे हो, सम इंश्योर्ड रेलेवेंट नहीं होता, पूरी इन्वेंट्री कवर होनी चाहिए, बिल्कुल रेलेवेंट होता है, टाइम भी रेलेवेंट होता है, पहला आंसर बिल्कुल गलत है। इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी टू वेरीफाई, इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी टू वेरीफाई द इन्वेंट्रीज आर कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योर्ड मतलब सभी तरह की रिस्क कवर्ड होनी चाहिए, सभी तरह की रिस्क कवर्ड होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। और एडिक्वेट सम इंश्योर्ड होना चाहिए, ठीक है, और पॉलिसी का टाइम एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पर टू वेरीफाई दैट इन्वेंट्री एट ईच लोकेशन आर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योर्ड एंड पीरियड। आप अगर आप देखोगे ऑप्शन जो सी है उसमें एकदम सही बोला है कि पूरी रिस्क कवर होनी चाहिए, पूरा का पूरा रिस्क कवर होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होना चाहिए। उन्हें बोला है कि एक पॉलिसी पूरा साल कवर होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें सम इंश्योर्ड की बात नहीं की। तो सी ऑप्शन थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू बी ऑप्शन। डी की अगर हम लोग बात करेंगे, इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पर टू वेरीफाई इन्वेंट्री एट ईच लोकेशन आर इंश्योर्ड फायर एंड बर्गलरी। फायर एंड बर्गलरी से बेटर है सारी की सारी रिस्क कवर होना, इसलिए डी भी आंसर नहीं दोस्तों, बी आंसर सही है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि कंपनी का इंश्योरेंस क्या रेगुलरली वो लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, क्या रेगुलरली वो लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, क्या उसका टेस्ट ऑफ, अगर आप उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना चाहते हैं, सारे के सारे रिस्क कवर होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना चाहिए, पूरा सम अश्योर्ड आ जाना चाहिए, पूरा साल भर का टाइम कवरेज होना चाहिए। तो परफेक्ट आंसर दोस्तों इसमें बी है, बी इज द परफेक्ट आंसर। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिगार्डिंग इन्वेंट्री काउंट्स? Which of the following most appropriately describes test of control regarding inventory count? इन्वेंट्री काउंट करने का सिस्टम हम ये देखना चाहते हैं। तो ऊपर हमने देखा कि कंपनी का इंश्योरेंस करवाने का सिस्टम बराबर है ना, इंश्योरेंस बराबर करवा रहे हैं ना, तो उसमें क्या चेक करना, तो बी चेक करना। कॉमन सेंस है दोस्तों, कॉमन सेंस है। फिर यहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या ये लोग काउंटिंग बराबर करवा रहे हैं? अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ये लोग काउंटिंग का इंटरनल कंट्रोल बराबर करवा रहे हैं ना, तो उसमें मैं क्या देखूंगा, ठीक है, उसमें क्या देखूंगा? देखो कॉमन सेंस है, ऑप्शन पढ़ने से पहले अब कॉमन सेंस है कि ये लोग बराबर डेट डिसाइड करते ना, बराबर टीम है ना, काउंटिंग की प्रोसेस बराबर है ना, बराबर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, काउंटिंग के रिकॉर्ड्स बराबर बना रहे हैं ना, एंड सो ऑन। ये हमको देखना पड़ेगा। डिटेल इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसेस इंश्योर दैट इन्वेंट्री काउंट इज कैर्ड अकॉर्डिंग टू लीड डाउन। भाई बिल्कुल सही लग रहा है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही लग रहा है कि काउंटिंग प्रोसीजर्स बराबर होनी चाहिए, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। उससे बेहतर आंसर क्या देखते हैं हम लोग,
ऑब्टेन डिटेल, बस उन्होंने बोला कि काउंटिंग प्रोसीजर ऑब्टेन करो, काउंटिंग का तरीका क्या यूज करने वाले। फिर नीचे बोला अटेंड करो, एक चीज और ऐड कर दी, अटेंड कर लो। अरे भाई तो और भी अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है, ऑप्शन ए से और भी अच्छा है, अटेंड कर लो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको देखना है कि काउंटिंग बराबर चल रही है कि नहीं, आपने अटेंड करना चाहिए। ठीक है, ऑब्टेन डिटेल इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसीजर, अटेंड इन्वेंट्री एंड परफॉर्म, खुद टेस्ट काउंट करो। अरे ये तो और भी अच्छा है, खुद टेस्ट काउंट करो, खुद टेस्ट काउंट करो, मतलब खुद जाकर टेस्ट काउंट करो तो और भी अच्छा है। अटेंड इन्वेंट्री काउंट एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट। दोस्तों सबसे आंसर सी है। अगर आप आपका ऐसे 501 यहां पे ऐसे 501 लगता है दोस्तों, ऐसे 501 में बोला है, ठीक है, कि आपने समझाया हुआ है वहां पर कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या करना, व्हाट टू डू इन फिजिकल वेरिफिकेशन। जब आप अटेंड करते हो फिजिकल, उनका कहना है आप अटेंड करो फिजिकल वेरिफिकेशन, वहां पे क्या करो कि भाई मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस, काउंटिंग की तैयारी बराबर है ना, ऑब्जर्व करो बराबर काउंटिंग कर रहे हैं ना, टेस्ट काउंट करो, आप टेस्ट काउंट करो, फिर आप देखो कंडीशन बराबर है ना इन्वेंट्री की, ठीक है, और फिर उसको मैच करो। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करते हो तो आपने ये चीजें करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे 501 में बोला हुआ है। तो मैं बोलूंगा आपके ए बी सी डी सी में आपने मैनेजमेंट की क्या तैयारी है वो भी देखना चाहिए, ठीक है, आपने अटेंड करना चाहिए सबसे पहले, उसमें उनकी तैयारी देखनी चाहिए, आपने ऑब्जर्व करना चाहिए बराबर काउंटिंग कर रहे हैं ना, और टेस्ट काउंट करना चाहिए। तो दोस्तों सी वाला जो आंसर है वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू अदर्स। सी वाला जो आंसर दोस्तों ज्यादा बेहतर है। आइए, ठीक है, आई होप आप लोग सही पेज नंबर पे दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज कर रहे हैं। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज, वो खत्म होने के बाद हम चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे। आज पूरे एमसीक्यूज जरूर करेंगे, सारे के सारे एमसीक्यूज। मैंने आपको बताया सिर्फ शुरुआत के आरटीपी, एमटीपी और फर्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यूज है वो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका था, बढ़िया उसका वीडियो बन चुका है, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा दोस्तों। यहाँ पे जो बचे हुए एमसीक्यूज है बहुत सारे, वो सारे के सारे हम लोग खत्म कर देंगे, मतलब आपके पास में पूरा एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा एमसीक्यूज के लिए। आइए, अब बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन बनाना एक बहुत अच्छी चीज है, इट इज अ वेरी गुड प्रोसीजर जो कोई भी कंपनी करती है, उसको टेस्ट करना है कि भाई बैंक रिको बराबर बन रहे ना। इट हैज बीन नोन दैट बैंक रिकन आर नॉट बीइंग परफॉर्म एट रेगुलर इंटरवल्स, जनरली हर महीने बनाना चाहिए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी, वो क्या पूछ रहे हैं कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन रेगुलरली बनाना चाहिए, हर महीने बनाना चाहिए, उसको नहीं बनाया जा रहा है, उसको नहीं बनाया जा रहा है, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इंटरनल कंट्रोल को फॉलो नहीं किया जा रहा है दोस्तों, दैट इज इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी, उसको इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी जब होती है तो ऐसे 265 लगता है, ऐसे 265 लगता है, और वो बोलता है कि इसको कम्युनिकेट करना चाहिए, हम लोगों ने इसको कम्युनिकेट करना चाहिए, वी शुड कम्युनिकेट इट। हमको जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा डेफिशिएंसी के बारे में, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है उनको बताना पड़ेगा। इस कम्युनिकेशन में क्या रहेगा, हम बताएंगे कि मैटर क्या है, डिस्क्राइब करेंगे कि मैटर क्या है, उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, बैंक का क्या गलती होती वो, और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि हम सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे साल भर में कितने रिसीट पेमेंट्स होते हैं, कितना बैंक बैलेंस होता है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देते हैं उससे रिलेटेड, ताकि लोग समझ सके, ठीक है, कि कितने बड़े एरिया में इसका इंपैक्ट है, ठीक है। तो बैंक रिकलेशन आर बीइंग परफॉर्म, अगर इसका कौन सा डिस्क्रिप्शन सबसे अच्छा है, आर नॉट बीइंग परफॉर्म रेगुलरली एज कंसर्न स्टाफ इज ओवरबर्डन, ठीक है, इसमें सिर्फ मुद्दा क्या है, मुद्दा और उसका रीजन समझाया, ठीक है। यहां पे एक चीज ऑप्शन नंबर बी में एक चीज ऐड कर दिए, इट कुड रिजल्ट इन एरर्स, उसका इंपैक्ट क्या होगा वो बता देगा। ऑप्शन सी में इट में रिजल्ट मिसस्टेटमेंट कैश एंड बैंक बैलेंस, यहां पे और क्लैरिटी से बताया कि एग्जैक्टली कैश और बैंक बैलेंस में गलती हो सकती है। आगे, दिस शुड बी परफॉर्म, ये यहां पे लिखा है दिस शुड बी परफॉर्म मंथली एंड रिव्यूड बाय सीनियर ऑन अकाउंटेंट, ये सजेशन दिया जा रहा है कि भाई भाई इसको मंथली होना चाहिए था, मंथली होना चाहिए था, मंथली होना चाहिए था, और इसको सीनियर ने रिव्यू करना चाहिए था।
बैंक रिकंसिलेशन बनना चाहिए था और इसको रिव्यू करना चाहिए था, ठीक है। बस ये इंटरनल कंट्रोल्स दिए हुए, इंटरनल कंट्रोल ओवर बैंक ऑपरेशन। तो आइए दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर परफेक्ट लगता है? सुनिए, एज पर एसे 265, एज पर एसे 265 जब डेफिशिएंसी होती है, जब डेफिशिएंसी होती है दोस्तों, आपको बताना पड़ता है जब डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, एग्जैक्टली मैटर क्या है, क्या डेफिशिएंसी, पहले वो समझाना पड़ता है। बीआरएस नहीं बना रहे, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली, पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे रेगुलरली, क्या प्रॉब्लम है, आपको बताना पड़ता है, मैटर बताना पड़ता है, उसका पोटेंशियल, कौन से आइटम्स पे पोटेंशियल इफेक्ट है वो बताना पड़ता है। और आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसे कितने, मैंने बोला कितने साल भर में कितने बैंक रिसीट्स, कितने बैंक पेमेंट्स, कितना बैंक बैलेंस है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। सजेशंस देने के बारे में, ऐसे 260, हमारा काम है डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करना। हमारा ऐसे 265 के हिसाब से हमारा काम है डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करना, सजेशंस देना, इंप्रूवमेंट देना, ठीक है। ये सब ऐसे 265 में मैंडेटरीली बोला नहीं है। तो दोस्तों यहां पे ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी परफेक्ट है। डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करते हो, हम ये तीन बातें कम्युनिकेट करते हैं। यहां पे बराबर मुद्दा समझाया है कि ओवरबर्डनिंग की वजह से रिको नहीं बन रहा, मुद्दा है कैश और बैंक के ऊपर। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ये और दे सकते थे, उन्होंने दिया नहीं है, और इंफॉर्मेशन दे सकते थे, उन्होंने दिया नहीं है। तो यहां पे बेस्ट आंसर जो है दोस्तों वो सी है। अगर आपको कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो, मैंने आपको बोला डी, ऐसे 265 सजेशन देने को नहीं बोलता, हमको सिर्फ बोला डेफिशिएंसी के बारे में बताओ। ऐसे 265 डेफिशिएंसी के बारे में बताने को बोलता है, सजेशन के बारे में नहीं बोलता है, ठीक है। सजेशन देना मैंडेटरी नहीं है एज पर ऐसे 265, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसलिए डी से ज्यादा बेहतर हम सी को प्रेफर कर रहे हैं, सी को हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। मैं आपको आई होप आप इससे क्लैरिटी है। अगर नया क्लाइंट है, इफ द कंपनी इज अ न्यू क्लाइंट, अगर न्यू क्लाइंट है तो न्यू क्लाइंट में क्या होता है, नए क्लाइंट को समझने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत समय बिताना पड़ता है। हम उनके क्लाइंट को समझना, उसके धंधे को समझना, उसके सिस्टम को समझने में समय लगता है, हमारे हाथ से गलतियां छूट सकती है। क्या रिड्यूस करेगा डिटेक्शन रिस्क? क्या हमारे हाथ से गलती होने के चांस कम हो जाएंगे? नहीं। क्या इंक्रीज करेगा? यस। नो इफेक्ट ऑन डिटेक्शन रिस्क, ऐसा नहीं है, इंक्रीज करता है, ठीक है। शुड बी इंक्रीज, कोई बेवकूफी बोलेगा ये शुड बी इंक्रीज, शुड बी इंक्रीज, बिल्कुल गलत। सही आंसर आपका बी है। नया क्लाइंट आया तो क्योंकि नया है, क्लाइंट को समझना, धंधे को समझना, सिस्टम को समझना, रिकॉर्ड को समझने में दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे हाथ से प्रॉब्लम हो सकती है, डिटेक्शन रिस्क हाई होती है नए क्लाइंट में, हमको और केयरफुल चलना पड़ता है, ठीक है। आइए दोस्तों, नाउ अगर मैं बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्स असेस्ड रिस्क ऑफ न्यू क्लाइंट। रिस्क बढ़ेगी तो हमने क्या करना चाहिए, सब्सटैंटिव प्रोसेस को, रिस्क बढ़ेगी तो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए। पहले इसमें लिखा है मोर सब्सटैंटिव प्रोसीजर, बिल्कुल सही है, बढ़ाना चाहिए। दूसरे में लिखा है लेस सब्सटैंटिव प्रोसीजर, बिल्कुल गलत। तीसरे में लिखा है नो इफेक्ट ऑन सब्सटैंटिव प्रोसीजर, बिल्कुल गलत, ठीक है। नो इफेक्ट, बिल्कुल गलत। जब रिस्क ज्यादा हो तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को ज्यादा लगाना चाहिए। परफेक्ट आंसर आपका ए है। दोस्तों आई होप आप मेरे साथ साथ में एमसीक्यूज करते जा रहे हैं, मेरे साथ साथ में करते जाइए दोस्तों, ठीक है। जो लोग लाइव रह रहे हैं लाइव में टिके रहिए, ये हो जाएगा, नहीं तो आप करते करते रह ही जाता है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा बोल बोल के रह जाता है, ठीक है। तो वैसा मत करिए, और जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो चलने दीजिए, मेरे साथ साथ में कर लीजिए, नहीं तो होते नहीं है फिर एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए गाइस, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल डू आप लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें। वीडियो होने के बाद में आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के हमको बहुत अच्छा लगता है। जितना आप एक्टिव रहते दोस्तों उतना मजा ज्यादा आता है। नाउ आइए, अब आपका चैप्टर नंबर 4,
तो दोस्तों 2 चैप्टर के हम लोग केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू कर चुके हैं। 2 चैप्टर के केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं कुछ लोग वीडियो देखते देखते पीछे हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ने में सबसे ज्यादा समय लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट regarding inventory count by auditor in accordance with SA 501? कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है रिगार्डिंग इन्वेंट्री काउंट, इन्वेंट्री काउंटिंग को लेकर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है इन अकॉर्डेंस 501? शी शुड इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री टू असर्टन एग्जिस्टेंस। भाई इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करना चाहिए बोल रहे, ये लोग बोल रहे इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट एट ऑल द लोकेशन, जितने भी लोकेशंस है सबकी इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करना चाहिए, सबकी इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करना चाहिए। जनरली ये जरूरी नहीं होता, सारे लोकेशंस करना जरूरी नहीं होता, जनरली जरूरी नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ऑल लोकेशंस, वापस ऑल लोकेशंस, फिर सारे लोकेशंस पे जाना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए लोग कैसे काउंटिंग कर रहे हैं, खुद ने टेस्ट काउंटिंग करनी चाहिए, ऑल लोकेशंस ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, टेस्ट काउंट करना चाहिए। द मैटर ऑफ कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री फॉल इन डोमेन ऑफ एक्सपर्ट। कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री सिर्फ एक्सपर्ट देख सकता है, ऑडिटर नहीं दे सकता, बिल्कुल गलत बात। इसको लेकर हम थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे ऊपर, आइए दोस्तों इसको लेकर, क्योंकि यहां पर जब भी आपको ऐसा लगे कि क्लैरिटी नहीं मिल रही, अब जाकर आप केस पढ़िए, अब जाकर। दोस्तों देखिए कम समय में हमको ज्यादा कवर करना है। ठीक है, नाउ अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा है 3 लोकेशन है और सब्सटेंशियल इन्वेंट्री है। मैंने आपको बोला था दोस्तों कि सभी लोकेशन नहीं आते, लेकिन यहां पे इनका बोलना है कि 3 ही लोकेशन है और तीनों के तीनों लोकेशन पे सब्सटेंशियल इन्वेंट्री है। क्योंकि सब्सटेंशियल इन्वेंट्री है तो तीनों बड़ी इन्वेंट्री है तो तीनों लोकेशन कवर करने पड़ेंगे। ये मजेदार चीज की मजा आया, मेरे को बहुत मजा आया। ठीक है, ये पहला केस है दोस्तों जिसमें हमको मेन केस स्टडी को रेफर करना पड़ रहा है, नहीं तो मेन केस स्टडी को रेफर ही नहीं करना पड़ता है। एमसीक्यू और ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू के जो ऑप्शंस है उस पर ज्यादा समय दीजिए। ठीक है, यहां पे शी इज अटेंड कर रहे फिजिकल इन्वेंट्री ऐसा लिखा हुआ है। जो अटेंडेंस को लेकर वो मैं बात कर रहा हूं, और उसमें किस तरह की इन्वेंट्री है। ठीक है, वर्क इन डिफरेंट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन। उनका कहना है आपके पहले इसमें बोला है कि सारे के सारे लोकेशंस कवर करने चाहिए, सब में अटेंड करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, टेस्ट काउंट करना चाहिए, अच्छी बात है। बी ऑप्शन में बोला है कि कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री डोमेन ऑफ एक्सपर्ट फॉल इन डोमेन, मतलब वो एक्सपर्ट ही देख सकता है, ऑडिटर नहीं देख सकता है, गलत बात। ऑडिटर भी कंडीशन देख सकता है भैया, इन्वेंट्री डैमेज या ऑब्सोल्यूट आंखों से दिखता है, सिर्फ एक्सपर्ट ही वो कर सकता है, बोलना गलत होगा। She should inspect the inventory. Selected location, अरे काहे का सिलेक्टेड लोकेशन भाई, साहे का सिलेक्टेड लोकेशन, सारी के सारे लोकेशन में सब्सटेंशियल इन्वेंट्री है, सिलेक्टेड लोकेशन कैसे बोल दिए तुम, और ये एक्सपर्ट को कैसे बोल दिए तुम, गलत। She should inspect the inventory to ascertain its existence and condition at all the locations. To ascertain its existence and condition at all the locations and perform counting each and every item। पागल हो गए हो क्या, ये पागल हो गया है क्या, ईच एंड एवरी आइटम टेस्ट काउंट हम लोग करते हैं। आंसर ए इज परफेक्ट, आंसर ए इज परफेक्ट, ए सबसे बेस्ट है, ए आपका सबसे बेस्ट है दोस्तों, ए आंसर इज परफेक्ट यहां पर। आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है दोस्तों, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ठीक है, आइए दोस्तों, मेरा मार्किंग करके रखना जरूरी है ताकि कम से कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें करवा सकूं और आपको जो बहुत निट्टी ग्रिटीज है उस पर लेकर जाऊं। मैं आराम से पहले पढ़ता रहूंगा, फिर हम यहीं पे इंटरप्रेट करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और आपका समय अभी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। एज रिगार्ड इन्वेंट्रीज lying with the third parties, which of the following statements meet the requirement of 501? Inventories lying with third parties, inventories lying with third parties, थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है। देखो ऐसे 501 लगता है,
थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है, या तो उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं, या तो हम सबसे ज्यादा मेहनत करके विजिट कर सकते हैं, या फिर अदर कुछ ऑडिट प्रोसीजर हो सकती है, जैसे हमारे बिहाफ में किसी को भेज देना। 3 तरीके हो सकते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं, शी शुड रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, बिल्कुल सही, रिगार्डिंग क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, एज वेल एज रिक्वेस्ट थर्ड पार्टीज टू अलाउ हर टू इंस्पेक्ट। मतलब वो बोलती है मुझे कंफर्मेशन भी चाहिए और मुझे इंस्पेक्ट भी करना है इन्वेंट्री, ये दोनों बोथ रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी, दोनों करना ही करना पड़ता है। 501 में दोस्तों ऐसा बोला है, या तो कंफर्मेशन कर लो, ठीक है, या तो आप विजिट कर लो, या अदर ऑडिट प्रोसीजर, एंड और इंक्लूड्स एंड। 3 ऑप्शंस दिए, तीनों में से कोई भी एक कर लो या तीनों भी कर लो, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को देखकर। यहां पे बोला हुआ है बोथ द दोनों करना ही पड़ेगा, गलत, दोनों करना पड़ेगा। ऐसे कैसे, मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो तीनों में से एक कर लूं या तीनों के तीनों सारे कर लूं। यहां पे इन्होंने बोल के गलत कर दिया, दोनों करना ही पड़ेगा, कंफर्मेशन भी लेना पड़ेगा और विजिट भी करना पड़ेगा। यहां पर गलती हो गई, यहां पे गलती हो गई। आज के देश में बंदिश, आज के डेट में भाई कौन किसी को रोक सकता है क्या भाई? कोई किसी को रोक नहीं सकता आज के डेट में। आप किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, ऐसा करना पड़ेगा भाई, ये ऑप्शन ही ऑप्शन देने पड़ते हैं, ठीक है। शी शुड रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी रिगार्डिंग क्वांटिटी एंड कंडीशन, कंफर्मेशन मांगना चाहिए, ठीक है। या फिर इंस्पेक्ट करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एनी वन ऑफ दीज और बोथ, हाँ ये सही लग रहा है, दोनों में से एक लगा लो या दोनों लगा लो, तुम्हारी इच्छा। नो ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, कुछ नहीं करना चाहिए। पागल हो गया है क्या? हाँ पागल हो गया है। शी शुड रिक्वेस्ट she should request confirmation from third party regarding quantity confirmation from third party regarding quantity, condition, value of inventory on behalf of, request third parties to allow her to inspect inventories held by them, ठीक है। compliance of any one of these is sufficient for the purpose of SF 501, any one of these is sufficient, कोई भी एक लगा लो सही होगा, कोई भी एक लगा लो सही होगा, कंफर्मेशन लगा लो या फिर इंस्पेक्शन लगा लो, कोई भी एक। भाई ऐसे बोलता है कोई भी एक या सब लगाओ, तुम्हारी इच्छा, कोई भी एक लगा लो। सही था भाई, आंसर नंबर बी है। इससे समझ में आता है तीनों में से कोई भी एक लगाओ या सारे लगा दो, आंसर इज बी, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर गाइज। ये मेजॉरिटी, काफी सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, काफी सारे टेक्निकल वर्ड्स है वो इंग्लिश में ही होते हैं दोस्तों, मैंने मार्किंग भी करके रखी हुई है, ठीक है। तो जो सिर्फ इंग्लिश देखते हैं दोस्तों, मैं उनको बोलूंगा कि थोड़ा वो ट्राई करेंगे, टेक्निकल वर्ड्स है आप समझ जाएंगे। नाउ कीपिंग इन व्यू डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, कीपिंग इन व्यू डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में क्या बोला है, क्या बोला है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर? आइए ऊपर आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में क्या बोला है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल बैलेंसेस, छोटे 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 बैलेंसेस, ठीक है। स्मॉल टाइम एरर्स, पॉसिबिलिटी डिफरेंस, एक्सेप्ट, डिफरेंस निकलने के चांस बहुत कम है। डिफरेंस मतलब एक्सेप्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में डिफरेंस जब निकलता है उसको एक्सेप्शन बोलते, चांसेस कम है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो, रिस्क भी कम है, ठीक है। और वो लोग डिसरिगार्ड करेंगे रिक्वेस्ट, ऐसा भी नहीं है। अरे दोस्तों भाई छोटे छोटे बैलेंसेस है, छोटे 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 बैलेंसेस है, और उसके बाद में कोई डिफरेंस एक्सपेक्टेड भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो लोग हमारी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेंगे। ऐसे 505 लगता है दोस्तों, ऐसे 505 लगता है, ऐसे 505 बोलता है कि अगर रिस्क बहुत कम है, इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, एक्सेप्शन के चांसेस बहुत कम है, कोई गलती निकलने के चांसेस नहीं है, सामने लोग इग्नोर करेंगे हमारी रिक्वेस्ट, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम लोग निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भी चलता है हमको, ठीक है, वो भी चलता है।
क्योंकि एरिया इतना ज्यादा लो रिस्क एरिया, कंट्रोल स्ट्रांग होना है, रिस्क बहुत कम है, कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होना है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर सब कुछ बहुत बढ़िया है, चिंता की कोई बात नहीं है, छोटे छोटे बैलेंसेस है, तो आप ठीक है, ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है। निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए जाइए, ठीक है। रिप्लाई किसमें कम मिलते हैं, निगेटिव एविडेंस किसमें कम होता है, निगेटिव। ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है, ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो आप निगेटिव के लिए जा सकते हो ना, ठीक है, निगेटिव के लिए आप जा सकते हो। नॉट प्लान कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ही नहीं भेजना चाहिए, गलत। ऐसा नहीं होता कि भेजो ही मत, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ही भेजना चाहिए, गलत, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज हैव स्मॉल, उल्टा जब बड़े बैलेंस है तो पॉजिटिव कंफर्मेशन, छोटे छोटे बैलेंसेस है, गलत। यहां पे आंसर है निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए जाना चाहिए। वी शुड गो फॉर निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। As regard sampling, which of the following statement is the most appropriate in terms of requirement of 530? ठीक है, as regard sampling, which of the following statement is most appropriate in terms of requirement? ऐसे 530 के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है? केस के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। सैम्पलिंग इज यूज्ड इन टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एज वेल एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले तो टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन सही वर्डिंग नहीं है, टेस्ट ऑफ डिटेल होता है। फिर बी में लिखा है इज यूज इन टेस्ट ऑफ बैलेंस एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऐसा भी नहीं होता। टेस्ट ऑफ डिटेल भाई दोनों में यूज हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करने हो कि टेस्टर, दोनों में सैम्पलिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई इंटरनल कंट्रोल है, साल भर में हम 1000 बार कोई इंटरनल कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं, रैंडमली आप 50 को सिलेक्ट करके चेक कर लो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी हम लोग सैम्पलिंग लगा सकते हैं और टेस्ट ऑफ डिटेल में भी हम लोग सैम्पलिंग लगा सकते हैं, दोनों में लगा सकते हैं। इसका सही आंसर डी है दोस्तों, सही आंसर आपका डी है। डी इज अ प्रॉपर आंसर, करेक्ट आंसर, दोनों में सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। सिंस शी इंटेंड्स टू रिलाई अपॉन सैम्पलिंग एक्सटेंसिवली, सैम्पलिंग बहुत ज्यादा यूज करना चाहते हैं, Which of the following statement is true about sampling risk? कौन सा is true about sampling risk? Which of the following statement is true about sampling risk? Sampling risk के बारे में कुछ बताओ ना यार। Sampling risk can be, ए पागल हो गया क्या? Sampling risk कभी एलिमिनेट नहीं, पागल हो गया, Sampling risk कभी एलिमिनेट नहीं होता, जीरो नहीं कर सकते, can be eliminated, गलत। Increase in sampling will lead to decrease, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क को दोनों को मिलाकर डिटेक्शन रिस्क बनता है। सैम्पलिंग रिस्क बड़ी, डिटेक्शन रिस्क कम कैसे होगा? गलत। डिक्रीज इन सैम्पलिंग विल लीड टू डिक्रीज इन सैम्पलिंग रिस्क, डिक्रीज इन सैम्पलिंग रिस्क कम होगा तो इंक्रीज इन डिटेक्शन रिस्क, गलत। सैम्पलिंग रिस्क विल बी ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही। सैम्पलिंग रिस्क आपका हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगा ही रहेगा। आंसर आपका डी बिल्कुल सही है, इट विल बी ऑलवेज देयर। आइए दोस्तों फटाफट, कमान 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 कमान, काफी सारे हमारे एमसीक्यूज हुए, अभी हम 7वें एमसीक्यू केस स्टडी पे जा रहे हैं दोस्तों। 14 केस स्टडीज है, चलिए 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 चलिए। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पे ज्यादा ध्यान देना। एज रिगार्ड डिस्क्रिप्शन गिवन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ बिल के बारे में बात कर रहे हैं। डेबिटेड इन मशीनरी अकाउंट, कि भाई मशीनरी अकाउंट में कोई बिल डेबिट किया हुआ है, उसको वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं लोग। आइडेंटिफाई व्हाट, एक बिल को वेरीफाई करने के लिए, एक बिल है जो मशीनरी रिपेयर अकाउंट को डेबिट हुआ है, तो आपने क्या चेक किया? आइडेंटिफाई व्हाट शीट, एक बिल को चेक किया जा रहा है, एक बिल को चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेस्ट ऑफ बैलेंस, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देखिए, ठीक है, एक बिल को चेक किया जा रहा है, एक एक्सपेंस को चेक किया जा रहा है, एक ट्रांजैक्शन को चेक किया जा रहा है। जब आप ट्रांजैक्शन बैलेंस और डिस्क्लोजर, टीबीडी, जब आप ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर को आप जब चेक करते हैं, ठीक है, जब आप ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर, टीबीडी, जब आप टीबीडी को चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोला जाता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और उसमें दो चीजें आती है, एक तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आती है और दूसरा उसके अंदर एक एनालिटिकल प्रोसीजर आता है दोस्तों, और उसके अंदर आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स।
दो चीजें आती है, यहां पे ना सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लिखा है ना सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लिखा है, ना एनालिटिकल प्रोसीजर लिखा है, ना टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एक्चुअली टेस्ट ऑफ डिटेल है, आप एक्चुअल टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो। तो यहां पे जबरदस्ती मजबूरी में हमको टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई जो टेक्निकल वर्ड हो, टेस्ट ऑफ डिटेल वर्ड है, टीओडी है, टेस्ट ऑफ डिटेल वर्ड है, जबरदस्ती हमको, ठीक है, बी आंसर लेके चलना पड़ रहा है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ असर्शन शी इंटेंड्स टू फोकस when she wants to ensure genuineness of trade payable, when she wants to ensure genuineness of trade payable। अगर आप genuineness of trade payable चेक कर रहे हैं, मतलब आप, ठीक है, सही में है क्या, मतलब आप एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं दोस्तों, यू आर चेकिंग एग्जिस्टेंस, बहुत सिंपल, ठीक है, एग्जिस्टेंस आप चेक कर रहे हैं। बी, एज रिगार्ड कंपैरिजन ऑफ वेजेस, एज रिगार्ड कंपैरिजन ऑफ वेजेस ऑफ करंट ईयर एंड लास्ट ईयर, हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ वेजेस ऑफ करंट ईयर एंड लास्ट ईयर। अगर हम 2 साल के इसको कंपेयर कर रहे हैं, वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है। एंड कंपैरिजन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड वेजेस पेड इन बोथ ईयर। रिलेशनशिप मतलब ये होता है रेशियोज, अगर हम रेशियो कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या टेस्ट ऑफ डिटेल है? नहीं। जब हम लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जब हम इंक्वायरी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, रिकैलकुलेशन करते हैं, रिपरफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल बोलते हैं। जब कंपैरिजंस करते हैं इसको एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ होता ही नहीं है, टेस्ट ऑफ बैलेंस कुछ होता ही नहीं है, हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर 3 जगह लगती है, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज और फाइनलाइजेशन फेज। जब हम उसको यूज करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, ट्रांजैक्शन बैलेंस इसको चेक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जब हम टाइटल चेक करते हैं, लैंड का ओनरशिप चेक करते हैं, तो मतलब, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स इनटू द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। हम टाइटल को स्टडी कर रहे हैं, ये कौन सी ऑडिट प्रोसीजर होगी, ये कौन सी ऑडिट प्रोसीजर है? इज इट ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरी? जब किसी डॉक्यूमेंट को स्टडी किया जाता है, ठीक है, जब किसी डॉक्यूमेंट को स्टडी किया जाता है, फिर किसी एसेट को फिजिकली वेरीफाई किया जाता है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। दैट इज कॉल्ड एज इंस्पेक्शन दोस्तों, उसको इंस्पेक्शन हम लोग बोलते हैं। इंस्पेक्शन एकदम सही है। लोग काम करते देखना, ऑब्जर्वेशन है। थर्ड पार्टी से कुछ मंगवाना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, इंस्पेक्शन। आइए दोस्तों, नाउ शी वांट्स टू वेरीफाई वेदर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन conversion of foreign currency into Indian rupee is proper or not। फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन इंडियन रुपी में बराबर है कि नहीं, कन्वर्जन चेक, कन्वर्जन बराबर है कि नहीं। व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू? रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। रिकैलकुलेशन दोस्तों, जो काम जनरली मैनेजमेंट करता है वो हम करके देख रहे हैं, वो हम करके देखना, उसको दोस्तों रीपरफॉर्मेंस बोलते हैं। वो कैलकुलेशन कर चुके हैं, हम फिर से करके देखना है, बराबर है क्या? दैट इज रिकैलकुलेशन, ठीक है, रिकैलकुलेशन दोस्तों। तो यहां पे परफेक्ट आंसर बी है। कमॉन 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 दोस्तों, 11 चैप्टर दोस्तों, 11 चैप्टर है, 4 चैप्टर के एमसीक्यूज हो गए हमारे। चलिए चलिए चलिए, 4 हो गए। और इसमें हम इतनी मजे की बात ये देख रहे हैं, इतनी मजे की बात ये देख रहे हैं दोस्तों, कि यहाँ पे डिटेल केस स्टडी अगर नहीं भी देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, डिटेल केस स्टडी हमने देखनी चाहिए, लेकिन प्लीज अपना टाइम, अपनी मेंटल एनर्जी उसमें वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट इट गाइस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सी चीज सही नहीं है? with respect to share issued at a premium and security premium account in terms of section 52 of Companies Act, section 52 of Companies Act, ठीक है। which of the following is not correct with respect to shares issued at premium and securities premium? कौन सी चीज सही नहीं है? जब भी नॉट आए ना, बहुत केयरफुल रहिए, नॉट, कौन सी चीज गलत है? कंपनी वेयर issued premium whether cash or otherwise a sum equal to aggregate amount of premium, एक सही अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। हमको तो नॉट करेक्ट, ये तो करेक्ट वाला है, हमको नॉट करेक्ट निकालना है, एक अलग अकाउंट में हमको नॉट करेक्ट निकालना है, इसलिए मैंने मार्क वहां पे, इसलिए
टिक मत मारो, टिक मतलब हम लोग सही आंसर है, करेक्ट वाला है, हमको नॉट करेक्ट निकालना है। कैन बी अप्लाइड बाय कंपनी पेइंग अप अनइश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इश्यूड। बोनस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, करेक्ट, उसके लिए हम लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसलिए देखो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी नॉट आ जाए ना तो आप लिखो पूछा क्या है और वहां पे ये तो करेक्ट करेक्ट है, टिक मत मारो, लिखो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी अप्लाइड इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड इन इशू ऑफ। भाई इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स पे जो भी खर्चे हैं वो सबके लिए यूज कर सकते हैं। यहां पे उन्होंने बोला है कैन नॉट बी अप्लाइड, बिल्कुल गलत बात, इनकरेक्ट। हम उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग इनिशियली प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, इशू के सारे खर्चे राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिडेम्पशन, जब रिडेम्पशन होता है उसके खर्चे यूज कर सकते हैं हम लोग, बोनस के लिए यूज कर सकते हैं, रिडेम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं। द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी अप्लाइड बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, कैन बी अप्लाइड बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज। बायबैक के लिए यूज कर सकते, करेक्ट। हमको चुनना था इनकरेक्ट, आंसर इज सी। लिखो, करेक्ट इनकरेक्ट आपने लिखना चाहिए, तब आप सही करोगे। What is not an example of capital reserve? Not an example of capital reserve. कौन सी चीज एग्जाम्पल नहीं है कैपिटल रिजर्व का? कैपिटल नेचर का नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, इज ए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है कैपिटल का। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये एग्जाम्पल, नॉट पूछा है, जब भी नॉट रहना सही लिखो। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एग्जाम्पल है, इट इज नॉट। डी, जनरल रिजर्व में रेवेन्यू नेचर की चीजें आती है, वो रेवेन्यू रीजन है, रेवेन्यू है, ठीक है। तो आप बिल्कुल, इसलिए जब भी नॉट आता है पूरा केयरफुल रहिए, और जितना आप स्क्रिबल कर सकते हैं पेपर पे, इतना स्क्रिबल कर सकते करिए। पेपर पे अगर अलाउ नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अपने पेज के ऊपर करिए। स्टेटमेंट नंबर 1, confirmation as well as undelivered letters should be given return to the auditor and not to the client। बिल्कुल सही है, करेक्ट। भाई जो भी रिप्लाई आता है कंफर्मेशन का वो सीधा ऑडिटर को मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर डिलीवर नहीं है तो वो भी ऑडिटर के बाद, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है दोस्तों। When no reply is received, the auditor should perform alternate procedure regarding, alternative procedures पे जाना चाहिए। अगर नहीं मिले, रिप्लाई नहीं मिले, हमने कोशिश कर ली बहुत और हमको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेटिव बी भी बिल्कुल सही है। तो यहां पे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Mr. Chaitanya perform which of the following analytical procedure to obtain the audit evidence with respect to overall reasonableness? भाई जब हम नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करें, जैसे क्वांटिटी, नंबर ऑफ लेबर, ये सब चीजों को यूज करें, उसको रीजनेबलनेस टेस्ट बोलते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन द परचेस क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। तो चलो भाई देखना पड़ेगा कौन सा टेस्ट उन्होंने परफॉर्म किया। मोर स्पेसिफिकली चैतन्य कलेक्टेड द रिपोर्ट्स फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉम कंपोजिशन ऑफ स्टॉक का कंपोजिशन चेक कर रहे हैं, रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज, वो ये देख रहे इस साल टोटल स्टॉक में रॉ मटेरियल कितना परसेंटेज है और पिछले साल कितना था, ठीक है। पिछले साल, इस साल रॉ मटेरियल 30% ऑफ द टोटल स्टॉक है, पिछले बार का 30% उससे कम ज्यादा। सबसे पहले तो हम कंपैरिजंस कर रहे हैं, मतलब ये एनालिटिकल प्रोसीजर है, ठीक है, 100%। अब इस एनालिसिस को क्या बोलेंगे कि भाई टोटल स्टॉक में रॉ मटेरियल स्टॉक कितना है, उसको कंपोजिशन एनालिसिस बोलते हैं। भाई आंसर इससे आसान क्या ही हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम पे तो मिठाइयां बांटना, मिठाइयां, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? वापस नॉट करेक्ट है, आप लिखो पूरा वापस, नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज टू बी डिस्क्लोज अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आज के डेट में आपको पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का वो पोर्शन जो 12 महीने के अंदर पे करना पड़ता है, दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इसको अदर करंट लाइबिलिटी में डालना पड़ता था, अदर करंट लाइबिलिटी में डालना पड़ता था।
अब उसको डालना पड़ता है शॉर्ट टर्म बोरिंग में, उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग में बताना पड़ता है। जो करंट पोर्शन है 12 महीने के अंदर उसको, ये तो ये नॉट करेक्ट है, पहले ही हम ओके। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन टू बी डिस्क्लोज अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज, अरे भाई फाइनेंस लीज को, फाइनेंस लीज एक लॉन्ग टर्म बोरिंग है, उसको लॉन्ग टर्म, ये करेक्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग, इंटरेस्ट ड्यू हो या ना हो वो अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसलिए जब भी नॉट वर्ड आ जाए ना दोस्तों तो पूरा लिखना क्या करेक्ट है, ये आपका आंसर बन जाता है। कमान 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 फ्रेंड्स, क्या मजा आ रहा है भाई, मेन केस स्टडी पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है, मेन केस स्टडी पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है। आई होप ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। लेकिन जब भी कंफ्यूजन हो, मेन केस स्टडी का जो लिमिटेड पोर्शन है वो अच्छे से देखें। वर्क relating to the verification of revenue was assigned to मोहित। वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू काम मोहित को दिया था और लेकिन परफॉर्म किया रोहित ने। वाह भाई वाह, काम दिया था एक को, परफॉर्म किया दूसरे ने, गलत बात, बहुत गलत बात। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड वाज कैरिड आउट बाय रोहित, वाज प्लान्ड, जो काम रोहित को करना चाहिए था वो सीए रंजन पिल्लई ने कर दिया। भाई एक मोहित का काम रोहित कर रहा है, रोहित का काम कोई और कर रहा है। लास्ट मिनट प्रैक्टिकल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, इसलिए चल हम समझते प्लान को मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल इश्यूज और चैलेंज, प्लान को मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। बिल्कुल सही है बात, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सोचा था उनके किसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, लाइव बनाएंगे, लेकिन वहां के उनके पप्पा ने धो दिया पकड़ कर आकर, पूरा भूत उतर गया, ठीक है। हमारा आशिक अरेंज मैरिज पे आ गया। प्लान बदलने पड़ते हैं, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा पर नेम्स ऑफ द पर्सन एंड वर्क टू बी परफॉर्म, इट इज इमटेरियल वेदर वर्क असाइंड टू वन पर्सन इज परफॉर्म। इमटेरियल है, कोई भी काम कर ले चलता है, अरे घर का खेती है क्या, ऐसा नहीं होता है। ऑडिट प्रोग्राम वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ओनली पर्सन स्पेसिफाइड कैन परफॉर्म, सिर्फ वही कर सकते, कोई और परफॉर्म ही नहीं कर सकता, अरे ऐसा नहीं है, चेंज हो सकता है। इज इट नेसेसरी दैट ऑडिट प्रोग्राम कैन बी सुटेबली अपडेटेड और नोट्स आर गिवन, नोट्स दिया जाता है गिवन इन द पेपर्स टू इफेक्ट दैट द प्लान ड्यूटीज अकॉर्ड विद एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस। कभी कभी हो सकता है कि उसको अपडेट करना पड़े, लिखना पड़ता है, इसने नहीं इसने काम किया है। बिल्कुल सी सही लग रहा है। ओनली व्हेन बोले ऐसा चेंजेस इन ऑडिट प्रोग्राम आर नोट्स ओनली व्हेन पर्सन नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम इज डेप्यूटेड टू परफॉर्म अ ड्यूटी, ठीक है, इज डेप्यूटेड टू परफॉर्म अ ड्यूटी, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एंगेजमेंट इज, पहले बाहर का बंदा जब आता है तभी ये सब कुछ हमको करना पड़ता है, ऐसा नहीं है भाई। आंसर इज सी, बदलना पड़ता है, कभी कभी होता है ऐसा, चेंज ऑफ प्लान करना पड़ता है भाई। एज रिगार्ड मर्टिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, मर्टिलिटी को लेकर बात बोलो। मर्टिलिटी हैज बीन डिटरमाइंड, नो नीड टू पुट इन वर्किंग पेपर्स, मर्टिलिटी लेवल नोट करने की जरूरत नहीं। ये पागल हो गया क्या बात कर रहे हैं, मर्टिलिटी लेवल को तो लिखेगा नहीं डॉक्यूमेंट में, ये गलत बात है भाई। क्या 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 फूक क्या है भाई, क्या बोल रहा है, गलत बात। कैन बी डॉक्यूमेंटेड, ऑप्शन दे रहे हो, कैन बी डॉक्यूमेंटेड, अरे शुड बी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए भाई, हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। मर्टिलिटी अराइव्ड ऑन बेस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट अलोंग विद फैक्टर्स इन डिटरमिनेशन, हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, ये सही लग रहा है। या फिर ये बोल रहे हैं डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल जजमेंट, ये भाई मर्टिलिटी का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ऐसे 320 में बोला हुआ है, कैसी बात कर रहा है, जजमेंट लगाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करे, फालतू की बात कर रहा है भाई। आंसर सी है, यहां पे सी इज द आंसर, ठीक है। एज रिगार्ड टीम्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो, एज रिगार्ड टीम्स असेसमेंट दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो, रिस्क कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, ऑड वन मतलब रॉन्ग, ऑड वन मतलब रॉन्ग है भाई, ध्यान रखना, ऑड वन मतलब रॉन्ग, कौन सा ऑड वन है। डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिसीजन हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। ऑड मतलब गलत,
आपके डिस्कशंस को डॉक्यूमेंट, सिग्निफिकेंट डिसीजंस को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, करेक्ट, हमको इनकरेक्ट निकालना है। डिटेल्स ऑफ रिस्क हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड, करेक्ट, रिस्क असेसमेंट को डॉक्यूमेंट करना पड़ा। हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इंटरवल वाज ऑब्टेन्ड, करेक्ट, हर कंपोनेंट को आपने कैसे समझा। प्रिसाइज कैलकुलेशन, रिस्क का प्रिसाइज, ए भाई प्रिसाइज निकलता है क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ जजमेंट, जजमेंट है भैया, जजमेंटल है भैया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इट इज अ जजमेंटल थिंग भाई, जजमेंट की बात है भाई, जजमेंट की बात है, प्रिसाइज कैलकुलेशन, ठीक है। ये इनकरेक्ट है वो, अरे इनकरेक्ट ही निकालना है। जब भी क्वेश्चन में नॉट आ जाए ना, लिखो, लिखना पड़ेगा तुमको क्वेश्चन में। शोभित रिस्पॉन्ड फॉर अटेंडिंग फिजिकल काउंटिंग, शोभित को बात फिजिकल वेव, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू ढूंढ के निकालना है। डेट ऑन विच फिजिकल प्रोसेस हैज टू बी अटेंड बाय शुड बी डॉक्यूमेंटेड, डेट को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ट्रू, ठीक है, ट्रू। डिटेल्स ऑफ टेस्ट काउंट शुड फॉर्म, बिल्कुल करना चाहिए, टेस्ट काउंट किया। डिटेल्स ऑफ ऑब्सोलीट गुड्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ट्रू। रिपोर्ट शोइंग दैट स्टॉक कंफर्म टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इन अकॉर्डेंस विथ लॉ आर इसेंशियल, मैंडेटरी, जब भी इसेंशियल जरूरी है भाई साहब। क्या प्रोडक्ट जो लॉ के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स है, प्रोडक्ट क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से नहीं है, ये जरूर हमेशा डॉक्यूमेंट में आना ही चाहिए। इसेंशियल, इसेंशियल पार्ट बोला है, मैंडेटरी, एसेंशियल मतलब मैंडेटरी पार्ट भाई साहब। एक तो सभी प्रोडक्ट्स में लॉ के कोई स्टैंडर्ड्स लग जाए, लॉ के हिसाब से कोई स्टैंडर्ड लग जाए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट ए एसेंशियल पार्ट। सिचुएशन लगे, सिचुएशन अगर आएगी तो लगेगा, नॉट ट्रू। लॉ के हिसाब से क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड हर इन्वेंट्री में नहीं लगते, हर जगह पे नहीं लगते, उसका कंप्लायंस हर जगह पे नहीं देखना पड़ता, कुछ ही जगहों पे उसको देखना पड़ता है, तो वो होना ही होना चाहिए, ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये रेयर, जो रेयर चीज है वो होनी ही होनी चाहिए, वो ऐसा बोल रहे, रेयर चीज होनी ही होनी चाहिए ऐसा बोल रहे, गलत बात, गलत बात। आइए दोस्तों, नाउ एज रिगार्ड रिलेटेड पार्टी शुड नॉट पार्ट, कौन सी चीज नहीं, वापस नॉट आ गया, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन शुड बिकम पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, रिलेटेड पार्टी पॉलिसी होनी चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, सच ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइजेस होने चाहिए, इट शुड बी पार्ट। क्लोज लेंथ बेसिस, ये क्लोज लेंथ बेसिस क्या होता है, तो बकवास है, इट शुड नॉट बी पार्ट। देखो जो वर्ड उन्होंने यूज किए ना उसके हिसाब से तो आप बराबर आंसर लिखेंगे, जब भी नॉट आए बी एक्स्ट्रा केयरफुल। भाई साहब आप समझ रहे हो क्या, आपको मेन केस स्टडी बहुत बार पढ़ना ही नहीं पड़ता है, यही अगर आपने आज टेक्निक में सीख लिया तो आपका सॉल्व करने का जो फास्ट हो जाएगा, फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। एज रिगार्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर अबव, गोइंग कंसर्न में कोई दिक्कत है भाई, गोइंग कंसर्न में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट, गोइंग कंसर्न में कोई दिक्कत है, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, एक सेकंड के लिए, जस्ट अ मिनट, माय कैमरा, oh it's back, it's magical, it's simply magical, it is back, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी। The auditor should express an unmodified opinion, should express an unmodified opinion, उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। अभी भैया मुद्दा देख लेते, मुद्दा क्या है, मुद्दा यहां पे देखना पड़ेगा, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है, वॉर ही वॉर, अभी वॉर ही वॉर चल रहे, लोग मरे जा रहे हैं यार, झगड़े जा रहे हैं, बिना मतलब के झगड़े जा रहे हैं, बिना झगड़े लोग ऊपर जा रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हो भाई, ठीक है, जल्दी ऊपर जाने के लिए क्या समझाना लोगों को। शॉर्टेज ऑफ, बोले रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, shortage है, the company has shared with him its plan to deal with the situation, the company has shared with him its plan to deal with the situation,
भैया प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल सप्लाई, शॉर्टेज है, कंपनी का कोई प्लान है कैसे इससे बचेंगे, उसका कोई प्लान है, अच्छा प्लान, अच्छा प्लान है, ठीक है। तो मतलब एक गोइंग कंसर्न में ऑपरेशनल प्रॉब्लम था और ऑपरेशनल प्रॉब्लम के लिए प्लान बनाया हुआ है और वो अच्छा प्लान है, मतलब गोइंग कंसर्न तो सेफ है, गोइंग कंसर्न तो सेफ है, गोइंग कंसर्न सेफ है, तो एक बात तो पक्की है, गोइंग कंसर्न सेफ लग रहा है आपको, ठीक है। प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम था जब गोइंग कंसर्न पे खतरा आता है, डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उसको मटेरियल अनसर्टेनिटी बोलते हैं। जब गोइंग कंसर्न डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, तो उसको मटेरियल अनसर्टेनिटी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल अनसर्टेनिटी। मटेरियल अनसर्टेनिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है और ऑडिट रिपोर्ट में भी स्पेशल सेक्शन डालना पड़ता है। तू भी समझा, मैं भी समझाऊंगा, दोनों मिलके दुनिया को समझाएंगे, दोनों मिलके, दोनों मिलके दुनिया को समझाएंगे। द इश्यू इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई मतलब उन्होंने, ये बड़ा मुद्दा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया। ये हिंट है कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये हिंट है कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है। सुनिए, गोइंग कंसर्न डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, इट्स मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है। मटेरियल अनसर्टेनिटी इसका मतलब अगले 12 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% है, मतलब गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। लेस देन 50% है, मतलब गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोइंग कंसर्न इज एब्सोल्युटली फाइन, इट इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, मटेरियल अनसर्टेनिटी रहने के बाद में भी दो सिचुएशन, मटेरियल अनसर्टेन रहने के बाद दो सिचुएशन आ सकती है, गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट एंड गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है, उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में बताया है और सब कंट्रोल में लग रहा है, मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी है, साथ में गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। he wants to he wants to sure that all subsequent events till now have been considered and accounted for, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एमयू है, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में एक आपको सेक्शन डालना पड़ेगा एमयूजीसी, मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न का सेक्शन डालना पड़ेगा। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, गलत, एमयूजीसी डालना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, गलत, एमयूजीसी डालना पड़ेगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, ओके, और साथ में एमयूजीसी डाल रहा है, ये हुई ना बात, ये बिल्कुल सही है। आंसर इज सी, आंसर इज सी, आपको सी आंसर देना पड़ेगा। नाउ as regards going concern basis of accounting is concerned, which of the following statement is true? The company is not net loss in finance, essentially जो नेट लॉस में चलेगी तो गोइंग कंसर्न गलत हो जाता है, फॉल्स। अरे ऐसा थोड़ी होता, लॉस हो गया तो गोइंग कंसर्न खत्म हो गया। फॉलोइंग गोइंग कंसर्न असम्पशन अकाउंटिंग इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ, अरे हमारा नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का काम है, फॉल्स। in case a company is not a going concern, the fine must be not going concern है, तो लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना पड़ता है। अरे ये एकदम सही है, टरू 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 टरू, ट्रू 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 ट्रू। Audit process seeking confirmation from banker regarding outstanding balances relates to verification of going concern assumption. Confirmation from banker regarding outstanding, ठीक है, ये सी वाला ट्रू है भाई, लिक्विडेशन बेसिस। भाई फ्रॉम द कंफर्मेशन फ्रॉम बैंकर रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू, भाई बैंकर हमको बोल रहा है कंफर्म करो, इसका गोइंग कंसर्न से ऐसा संबंध नहीं है, ठीक है। आपका परफेक्ट आंसर आपका सी है दोस्तों, परफेक्ट आंसर इज सी। मतलब आपका डी जो है, डी जो वो बात कर रहे हैं दोस्तों, डी जो बात कर रहे हैं, ऑडिट पर सीकिंग कंफर्मेशन फ्रॉम बैंकर रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, ठीक है, वो एक ऑडिट प्रोसीजर है, लेकिन उसका गोइंग कंसर्न से कोई संबंध नहीं है। Which of the following statement is true in respect of
सब्सिक्वेंट इवेंट, सब्सिक्वेंट में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, गलत बात, ऑब्लिगेशन है ना भैया। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। आइए, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे 560 के अंदर ऑब्लिगेशन रहता है। देयर इज ऑब्लिगेशन, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। बी आंसर नहीं है। सिर्फ रिटर्न रिपेन पे रिलाई करो, अरे सत्यानाश, सिर्फ रिटर्न रिपेन पे कोई रिलाई करता है क्या ऐसे? गलत बात। परफॉर्म नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, ये हुई ना बात, ये एकदम सही है आपकी बात, ये बिल्कुल सही है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग लैंग्वेज इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सर क्वालिफाइंग लैंग्वेज क्या होता है? क्वालिफाइंग लैंग्वेज मतलब कंडीशनल, ठीक है भाई, कंडीशनल लैंग्वेज, क्वालिफिकेशन वर्ड, इन क्वालिफिकेशन मतलब कंडीशनल, कंडीशन। तो एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, कंडीशन है, सब्जेक्ट टू तुम सीए बन जाओ, तुम सीए बन जाओ, उसको बोलते क्वालिफाइंग लैंग्वेज, ठीक है। सब्जेक्ट टू कि तुम सीए बन जाओ तो मैं तुमसे प्यार, वाह, इसको बोलते कंडीशनल लव, कंडीशनल लव। तुम्हारा दोस्त अगर तुमसे पहले बन गया तो मैं उससे प्यार कर लूंगी, उससे प्यार हो जाएगा। बहुत ही बेकार, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन, अति में खतरनाक कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर नाउ क्वालिफाइंग लैंग्वेज, तो मैनेजमेंट बोलता है कि एज पर इंफॉर्मेशन गिवन, सीएफओ बोलता है एज पर इंफॉर्मेशन गिवन टू मी by the engineers, as per information given to me by the engineers, subject to information given by the engineers, by the lawyers, by the actuaries, I confirm so and so information, इसको बोलते हैं कंडीशनल, कि भाई मुझे जो जानकारी दी है उसके बेसिस पे क्या कंडीशनल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे 580 बोलता है बिल्कुल करना चाहिए। हमारी ऑडिट रिपोर्ट ही कंडीशनल होती है, एज पर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, वी से दिस, हमारी ऑडिट रिपोर्ट ही कंडीशनल होती है, बिल्कुल रिटर्न रिप्रेजेंट कंडीशनल एक्सेप्ट कर सकते हो। It is reasonable to accept it. Written repayment should be unconditional. भाई साहब ज्यादा उड़ो मत, उड़ो नहीं ज्यादा, है उड़ो नहीं, अनकंडीशनल चाहिए, अनकंडीशनल है भाई, अनकंडीशनल तुमको प्यारिश मोहब्बत चाहिए, ऐसा नहीं होता कहीं पर भी। आज के डेट में कंडीशनल रहता है भैया, हर जगह पे कंडीशंस अटैच होती है, अनकंडीशनल कुछ नहीं होता। Such a wording dilutes in intent of written representation. Such wordings dilute intent of written representation. However, it can be accepted by auditor only in exceptional circumstances. Can dilute intent of written representation. ठीक है, ऐसा नहीं है डाइल्यूट कर देगा इंटेंट, ऐसा नहीं है भाई, चलता है। क्वालिफाइंग लैंग्वेज इज कंपलसरी, अरे कंपलसरी भी नहीं बोला हमने, चलता है, इट इज रीजनेबल, आंसर इज ए, चलता है ऐसा। As regard auditor's responsibility regarding matters communicated orally with those charged with governance. As regard auditor's responsibility regarding matters communicated orally with those charged, जो बातें orally हम लोग करते हैं उसके बारे में क्या, have to be documented, बिल्कुल सही, ऐसे 260 बोलता है orally आपने TCW के साथ जितनी बातें की है वो सब आप डॉक्यूमेंट करिए, बिल्कुल सही है। When, कब आपने किससे क्या कम्युनिकेट किया, ये करेक्ट लग रहा है मुझे। फिर मैटर्स कमेंट नीड नॉट बी पुट, अरे काहे का नीड नॉट बी पुट, इट शुड बी पुट ओरली, नीड नॉट बी पुट इन राइटिंग, इट इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है, ऐसा नहीं भाई, उसकी समरी लिखनी पड़ती है, एक एक वर्ड क्या बोला वो तो ही लिखना पड़ता है। मैटर्स कम्युनिकेटेड ओरली हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड सिटिंग टू whom, व्हेन एंड whom ज्यादा बेटर है, व्हेन एंड whom ज्यादा बेटर है, तो आपका आंसर यहां पे ए रहेगा। जिसमें ज्यादा बातें कवर्ड है जनरली वो सही होता है, जिसमें ज्यादा बातें कवर्ड है जनरली वो सही होता है। भाई 10 में से 9 केसेस में हम लोगों को एमसीक्यू मेन केस स्टडी रेफर करने की जरूरत ही ना पड़ी थी,
चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11 तक हम लोग को पहुंचना है। लेट्स सी आइडियल ऑडिट ओपिनियन, परसिस्टेंट एंड कंपनी में आइडियल ऑडिट ओपिनियन क्या होना चाहिए? तो यहां पे आई अभी बोला मैंने, परसिस्टेंट, चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हुआ है, एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया है, हैज नॉट गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया है। मतलब ही मिस्टर ए हैज कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, हैज स्टेटेड दैट they don't want to charge the financial, they don't want to charge to the financial statement. If auditor persists, they may give the effect next financial year में उसका इफेक्ट देंगे, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका इफेक्ट देंगे। आइए दोस्तों, नाउ यहां पे रॉन्ग आंसर है, मैं आपको बता दूं AS10, ठीक है, AS10 यहां पे आंसर गलत हो रहा है इंस्टीट्यूट का। AS10 पुराना जो AS10 है, पुराना जो AS10 है वो बोलता था कि आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब पिछले सालों में आपने कितना डिफरेंस चार्ज किया, पुराने मेथड में नए मेथड में कितना चार्ज किया, दोनों का डिफरेंस निकालकर उसका इफेक्ट देना पड़ता था पहले। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो क्वालिफाई कर दो, इंस्टीट्यूट बोल रहा है क्वालिफाई कर दो, ठीक है, क्वालिफाई कर दो। इंस्टीट्यूट का आंसर, इंस्टीट्यूट ICAI आंसर, ICAI ने ये अभी रॉन्ग आंसर्स की जगह रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। आज के डेट में वो रिट्रोस्पेक्टिव ने वर्ड गलत यूज किया, प्रोस्पेक्टिव यूज करना चाहिए था। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ईएमपी में नहीं भाई, देखो, ओके, एनीवेज, बेसिकली आप ज्यादा माथापच्ची मत करो भैया, इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन गलत ड्राफ्ट कर दिया। आज के इंस्टीट्यूट ने ऐसा पुराना क्वेश्चन है, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगाना पड़ता है, पुरानी बात होगी, ठीक है, ये पुरानी बात हो गई है, और उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट ने आंसर किया है गलत करके। यहां पे प्रोस्पेक्टिव को लेकर डिस्कशन, तो बेसिकली क्वेश्चन ड्राफ्टिंग गलत है। ICAI ने रॉन्ग कॉन्सेप्ट ICAI ने बनाया, ज्यादा लोड मत लो, छोड़ दो इस MCQ को, कंट्रोवर्शियल MCQ आते ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं ना सर, फिर भी पूछ लिया तो, अरे ड्राफ्टिंग ही गलत है ना भाई, तुम कहां लोड ले रहे हो, ड्राफ्टिंग ही गलत है ना भाई, तुम कहां लोड ले रहे हो। अब इन्होंने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिया कि नहीं लिया वो भी नहीं बताया ना, क्वेश्चन गलत, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिया कि नहीं लिया वो भी नहीं बताया। They don't want to change the financial statement. Has not given retrospective effect. Prospective बताया नहीं बताया, कुछ बताया नहीं है दोस्तों। So मैं बोलूंगा कि it is not properly drafted, प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं किया है, गलत है, उसको आप ज्यादा चिंता मत करो, उसका इग्नोर करो, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए आज के डेट में प्रोस्पेक्टिव वे ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। उस पर दिमाग मत लगाओ प्लीज, डोंट अप्लाई लॉट ऑफ ब्रेन, जस्ट आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस पर ज्यादा दिमाग सोचने की जरूरत नहीं। सर ऐसा आया तो, अरे भैया गलत पेपर 2-3 बार चेक होता है, गलत MCQs नहीं आते, ऐसा आया तो मतलब क्या, गोबर थोड़ी डाल देंगे पेपर के अंदर, और गोबर डाल दे तो उसके मार्क्स मिलते हैं, गोबर के अंदर और कीचड़ मत करो, गोबर है, गोबर को छोड़ दो। ड्यूबियस ब्रदर, व्हाट ऑडिट ओपिनियन शुड द ऑडिटर गिव? ड्यूबियस ब्रदर, नाम में ड्यूबियस है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश सेल्स है, नो डिटेल्स, कौन कस्टमर्स है, डिपॉजिट भी नहीं होता पैसा, कैश काउंट कर रहे तो ओनर कैश काउंट भी नहीं, भैया ना कस्टमर के डिटेल्स है ना कैश काउंट हम कर पा रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है,
बड़े लेवल पे आपको इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है, इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा कमी है। वेरी लार्ज, बहुत बहुत बड़े अमाउंट का कैश सेल्स है, हैड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। नो डिटेल्स ऑफ कस्टमर के डिटेल्स नहीं है, कैश जमा भी नहीं हो रही है बैंक में, कैश काउंट भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन भी नहीं कर पा रहे। लोग कर लो बात, ना सेल्स वेरीफाई कर पा रहे, ना कैश वेरीफाई कर पा रहे, ना स्टॉक वेरीफाई कर पा रहे, बहुत सारी चीजें हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर भैया, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, बहुत सारी चीजें हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड बी अप्रोप्रिएट कोर्स टेकन ऑनेस्ट एंड एसोसिएट्स? ऑनेस्ट एंड एसोसिएट्स, भाई नाम में ऑनेस्ट एंड एसोसिएट्स है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बदला है, उसका मटेरियल इंपैक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फर्म हैज मेड रिलेवेंट डिस्क्लोजर, उसका रिलेवेंट डिस्क्लोजर भी किया है। भाई क्लीन रिपोर्ट देंगे, क्लीन रिपोर्ट देंगे, लेकिन खास बात, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है, चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है। सपोज फीफो से वेटेड एवरेज पे और बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ, बहुत बड़ा इंपैक्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसको हाईलाइट करने के लिए ईएमपी डालना चाहिए, एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ हम लोगों ने डालना चाहिए, वी शुड पुट एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ। आंसर इज 4। When the auditor concludes that financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financial, भाई all material respect, सब कुछ एकदम फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, तो का दोगे? अनमॉडिफाइड ओपन देंगे, विल गिव अनमॉडिफाइड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन दोस्तों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ठीक है, यहां पे आखिरी कुछ केसेस बचे दोस्तों, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट केसेस थे। आपका पूरा स्टडी, आपका दोस्तों ये सेशन और जो लिंक है उसको मदद से ये, ठीक है, दोनों पार्ट मिलाकर आपके पूरा आरटीपी हो जाएगा, पूरा आरटीपी हो गया आपका, आपका एमटीपी हो गया, आरटीपी के सारे केसेस हो गए, एमटीपी 1 के पूरे हो गए, आपके पूरे स्टडी मटेरियल के केस से सिनेरियो हो गए। ठीक है, एक अच्छी तैयारी हो जाती है। बेस्ड अपॉन रीडिंग ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग, आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ ऑडिट कैरिड आउट बाय ऑफिस ऑफ सीएनएजी। पैरा ए पढ़ो, किस तरह का ऑडिट है? पैरा ए, नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अरे वाह, काफी साल मैंने नागपुर में बिताए दोस्तों, अभी मैं पुणे में हूं, आई एम पुणे नाउ अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ पुणे। नागपुर में काफी साल बिताया, पढ़ाई मेरी नागपुर में हुई है। was conducted by CNAG. Audit of implementation of Nagpur Metro Rail project was conducted by CNAG. CNAG ऑडिट कर रहा है कि भाई लोकेशन ऑफ एक न्यू एयरपोर्ट है was not ideal. न्यू एयरपोर्ट स्टेशन लोकेशन सही नहीं है, एक जगह ऐसी जगह पे एयरपोर्ट खोल दिया जहां पे लोग ही नहीं है ज्यादा, ना लोगों को फायदा हो रहा है ना राइडरशिप। ठीक है, जहां पे जरूरत नहीं थी वहां पे स्टेशन बना डाला, गलत बात हो गया। एक कॉटन मार्केट स्टेशन है, कॉटन मार्केट स्टेशन है, एक कॉटन मार्केट स्टेशन है, कॉटन मार्केट स्टेशन जो है वहां पर, ठीक है, वो कॉटन मार्केट स्टेशन जो है, वो कॉटन मार्केट स्टेशन के वहां पर हाई पिक आर पे, हाई पिक आर डायरेक्शन ट्रिप्स, बट द वर्क वाज केप्ट ऑन मिडवे। एक सेकंड एडिशनल स्टेशन होना चाहिए था, लेकिन वो रोक दिया, जहां पे जरूरत नहीं थी वहां पे स्टेशन लगा डाला, जहां पे जरूरत थी वहां पे स्टेशन बन नहीं रहा है। कौन सा ऑडिट है? प्रोविजन ऑफ फंड मतलब प्रॉपर पर्पस, पर्पस के, तो प्रोप्राइटी ऑडिट मतलब पब्लिक एट लार्ज को, पब्लिक के लिए हो रहा है खर्चा, सही है। परफॉर्मेंस ऑडिट, इफेक्टिवनेस नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। कीपिंग इन योर ऑडिट फाइंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू हरियाणा पावर प्रोजेक्ट, टाइप ऑफ ऑडिट, हरियाणा पावर प्रोजेक्ट में क्या हुआ? आओ, द मेन रीजन फॉर लो जनरेशन, पावर जनरेशन बहुत कम है, आउटपुट नहीं है, was higher variable cost of thermal power which resulted in the main reason for low generation, higher variable cost of thermal power station which resulted in backing down of the plants. भाई बोले
आउटपुट कम होता जा रहा है, लोग कम खरीद रहे हैं, क्यों कम खरीद रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है, ऑडिट के रूल्स रेगुलेशन का ऑडिट होता है, ये भी परफॉर्मेंस ऑडिट है। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ईईई, ईईई, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की जब हम बात करें, इट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। Which of the following is most appropriate statement context of report tabled in parliament? सीएनजी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जाती है, करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर को जाती है, गलत। प्रेसिडेंट को जाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, गलत। सीएनजी भेजते भैया, सीएनजी की रिपोर्ट। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कैसा चल रहा है, ऑडिट सीएनजी करता है, रिपोर्ट सीएनजी पेश करते हैं, सीबीडीटी नहीं, सीएनजी। ए ए भैया ऑडिट ऑफ रिसीट होता है, भैया ऑडिट ऑफ रिसीट होता है। आपका जो ऑडिट ऑफ रिसीट होता है, वो ऑडिट ऑफ रिसीट कौन करता है? सीएनजी, ठीक है। ऑडिट ऑफ रिसीट कौन करता है दोस्तों? सीएनजी करता है। सीएनजी करता है। Who is empowered to conduct supplementary audit? देखो, सीएनजी के पावर्स है, वो डायरेक्शंस दे सकते हैं, वो रिपोर्ट्स पे कमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, वो किसी को भी अपॉइंट करके सप्लीमेंट्री ऑडिट, जब वो खुद ऑडिट करते हैं तो उसको टेस्ट ऑडिट बोलते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट? सप्लीमेंट्री ऑडिट वो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है, दे कैन अपॉइंट एनीवन टू परफॉर्म सप्लीमेंट, एनीवन। हु इज एम्पावर्ड? सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएनजी, ठीक है। ये रॉन्ग आंसर है दोस्तों, इन्होंने अनादर अपॉइंट, एमसी अपॉइंट नहीं करता, गलत। अनादर ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सीएनजी, ये होना चाहिए। आईसीआई ने आंसर दिया सीएनजी। सुनो, सीएनजी टेस्ट ऑडिट करता है, टेस्ट, टीएसटी, टेस्ट ऑडिट, और उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाती है। सीएनजी सप्लीमेंट्री ऑडिट अनाउंस करके किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल, और आप ज्यादा लोड मत लीजिए, कंट्रोवर्सी को लेकर चिंता मत करिए आप, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया, ये इंस्टीट्यूट का गलत आंसर है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, नहीं जाते, ठीक है। अनादर ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सीएनजी, अनादर ऑडिटर होना चाहिए था। इंडिपेंडेंट ऑडिटर अगर वर्ड रहा तो भी चलता है, आंसर शुड हैव बीन बी। इन्होंने आंसर सी दिया है, जो कि गलत है। As regards comments of the auditor specified in respect of audit report of the above insurance company, ठीक है, above insurance company, which of the following is likely to be most appropriate statement? As regard comments of auditors specified in respect of audit report of above insurance company, ठीक है, which of the is most appropriate? कुछ इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं, चलो ऊपर देखते हैं कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं लोग। भारत इंश्योरेंस कंपनी इज अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सीएनजी, ठीक है। द एनुअल रिपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर आल्सो कंटेन्स कमेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन मैटर्स फॉर व्हिच कंपनी कैन रिकंसिलिएशन ऑफ इट्स इंटरकंपनी बैलेंस विद अदर। एनुअल रिपोर्ट्स में कमेंट्स है of statutory auditors on matters whether company has carried out reconciliation respect of its intercompany balance with other। देखो, सीएनजी ने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि तुमको बाकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में तुम्हारे रिको के बारे में बताओ, तो उस पर कमेंट भी किया हुआ है। As regard comments of auditor specified in respect of audit report is likely to be, देखो सीएनजी के पास में पावर है इंस्ट्रक्शन देने का, कि भाई इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करो, और वो उसके इंस्ट्रक्शन पे क्या किया, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनती है, और कमेंट करना पड़ता है सीएनजी जो इंस्ट्रक्शन देते फॉलो किए कि नहीं।
क्या ये टेस्ट ऑडिट है? नहीं, टेस्ट ऑडिट में सीएनजी खुद ऑडिट करता है, ये टेस्ट ऑडिट नहीं है। डायरेक्शंस दिए होंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बता रहा है उसने क्या किया, ये सही होने के चांस है। ये सप्लीमेंट्री ऑडिट है? नहीं, ये रेगुलर ऑडिट है भैया, ये रेगुलर ऑडिट है। डायरेक्शंस के ऊपर कमेंट किया गया है, सच आर लाइकली टू बी कमेंट्स ऑफ स्टैट्यूट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग ऐसा कमेंट करने के बारे में नहीं बोलते। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। come on 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 guys, चलिए आइए देखो, मैं आपको सबसे बड़ा ये सेशन के अंदर सारे एमसीक्यूज होते जा रहे हैं। मैं टेक्निक, सबसे बड़ी लर्निंग जो है कि टेक्निक अपनी इंप्रोवाइज करो, एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक इंप्रोवाइज करो, एमसी क्वेश्चन और ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। और मेरे साथ साथ में आपके पूरे हो जा रहे हैं। अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद में वो दूसरा जो वीडियो उसका कमेंट कर दूंगा मैं लिंक दोस्तों, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। बढ़िया तरीके से आपके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज, इस अटेम्प्ट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज है वो आपके हो जाएंगे। देखो, इस क्लासिफिकेशन प्रॉपर, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हमारी तरफ से गलती हुई, ठीक है। हम कोई भगवान नहीं है, भगवान नहीं है भाई, हम तो भगवान होते तो उतना ही करवाया था तुमको। इस पॉइंट को लेकर एक क्वेश्चन है, एक एग्रीकल्चर एडवांस है। एग्रीकल्चर एडवांस में आपको पता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में ड्यू डेट के बाद में 2 सीजन वेट करना पड़ता है एनपीए करने के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन में 1 सीजन के लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है। हैविंग एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 20 lakhs, एक एग्रीकल्चर एडवांस है, 20 लाख का बैलेंस है, 90 दिन हो गए। The said loan has been granted by cultivation of paddy which is harvested, ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 2 सीजन वेट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड एसेट बताया बैंक ने उसको, सही है क्या? स्टैंडर्ड एसेट बताया, सही है क्या? 2 सीजन के बाद वो एनपी होता है, 2 सीजन, 2 क्रॉप सीजन के बाद वो एनपी होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सही क्या है? द बैंक हैज अर्ड द मार्किंग क्लासिफिकेशन ऑफ आरबीआई नाम। अर्ड मतलब गलती की है, कोई गलती नहीं है। क्लास इज प्रॉपर, इट इज एसएमए, एसएमए मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्या है स्पेशल मेंशन अकाउंट है? सर एसएमए ऐसे अकाउंट जो एनपीए हो सकते हैं, एनपीए हो सकते हैं, ठीक है, उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं। एसएमए 1, एसएमए 2, एसएमए 1, एसएमए 2। एसएमए 1 मतलब 31 से 60 डेज हो गए आउटस्टैंडिंग, 61 से 90 हो गए, वो एसएमए 1 उसको बोलते हैं। यहाँ पे तो 90 डेज का क्राइटेरिया ही नहीं है ना, तो ऐसे में पैसे में नहीं लगता। प्रॉपर है ब्रांच का, बिल्कुल प्रॉपर है। अर्ड मतलब उन्होंने गलती की है, कोई गलती नहीं की ब्रांच ने, बिल्कुल सही है ब्रांच, कोई गलती नहीं की ब्रांच ने, बिल्कुल सही है ब्रांच। टेक ओन ओवर अकाउंट, क्या अकाउंट्स को टेक ओवर कर, एक लोन टेक ओवर कर सकते, दूसरा बिल्कुल कर सकते, टेक ओवर कर सकते हैं। चलिए टेक ओवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये है टेक ओवर के बारे में। देखो जहां जहां पे बड़ी मुश्किल से 10 में से एक आता है, दैट अकाउंट ऑफ वन बोरोअर 50 लाख हैज बीन टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। The proposal was sanctioned by branch manager instead of immediate next higher authority as required by manual of delegation of power। एक मैनुअल है बैंक के अंदर, उसमें बोला हुआ है कि हायर अथॉरिटी ने अप्रूव करना चाहिए था, लेकिन मैनेजर ने अप्रूव कर दिया है। लोन का टेक ओवर हायर अथॉरिटी करना चाहिए, गलत बंदे ने चीजों को ऑथराइज किया है, गलत बंदों ने चीजों को ऑथराइज किया, ठीक है, तो ये गलती है। इट इज अ इंटरनल इशू ऑफ द बैंक एंड ऑडिटर इज नॉट कंसर्न, ऐसा नहीं हो सकता। द ऑडिटर मे एट हिज डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट इट, मे रिपोर्ट इट। अरे भाई बड़ी चीज हुई है, बहुत सीरियस वायलेशन of laid down procedure by bank sanction and should be reported by auditor without fail। ये इंटरनल कंट्रोल का फेलियर है, इंटरनल कंट्रोल फॉलो बराबर नहीं किया, ये फेलियर है, ये डेविएशन है, ये सीरियस वायलेशन है, इसको रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा।
देयर इज नो इशू इन्वॉल्व, नो इशू इन्वॉल्व। अरे क्या का इशू नहीं है, ऐसा इशू है भाई, बहुत बड़ा इशू है। डेबिट बैलेंस ऑफ 1.5 लाख इन सेविंग्स अकाउंट, एक सेविंग्स अकाउंट है उसमें 1.5 लाख का डेबिट बैलेंस हो गया। क्या हुआ है कि एक अकाउंट था उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करने में आ गया, ज्यादा इंटरेस्ट पे करने में आ गया, उसको ज्यादा क्रेडिट हो गया, उसने पैसा विड्रॉ में मार दिया। अब बैंक को समझ में अपनी गलती, उन्होंने एंट्री को रिवर्स कर दिया। एक बंदे को ज्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, उसने पैसा विड्रॉ भी कर दिया, अब एंट्री रिवर्स हो गई, एंट्री रिवर्स हो गई तो उसके अकाउंट को अब डेबिट हो गया, उसका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है मतलब रिकवरेबल है। अब पैसा मिल नहीं रहा, 6 महीने हो गए उसको पैसा नहीं मिल रहा। डेबिट बैलेंस में पैसा, कोई नॉर्म्स अट्रैक्ट नहीं होते, अरे भैया 90 दिन से ज्यादा हो गए पैसा नहीं मिल रहा है, एनपीए, इट इज द एनपीए, ये एनपीए है दोस्तों, इट इज एनपीए, डज नॉट अट्रैक्ट आरबीआई नॉर्म्स, ऐसा नहीं है। कैन नॉट डिमांड एक्सेस, अरे ऐसा नहीं भैया, गलती से रेक्टिफाई हो गया, इसलिए कभी ज्यादा पैसे मिल भी जाए तो लेकर भागो नहीं, बैंक वाले आएंगे पैसे मांगने के लिए, भागो नहीं, बैंक वाले आएंगे सूद समेत। आजकल तो कोई चोरी चकारी मत करो, टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। भागोगे वो आएंगे, तुम भागोगे वो आएंगे, वो पकड़ेंगे, इसलिए गलत काम से दूर रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ड्रॉइंग पास रेफर्स टू अमाउंट बेस्ड ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। जो प्राइमरी करंट एसेट और स्टॉक के बेस पे होता है, इट्स ऑलवेज लेस देन सैंक्शन लिमिट, नॉट ट्रू। ड्रॉइंग पावर कम या ज्यादा हो सकता है, सैंक्शन लिमिट से कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकता है। हाँ, पॉइंट ये दोनों लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, नन ऑफ द लिमिट शुड बी क्रॉस्ड, कैन बी डिफरेंट, ट्रू। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स आर रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही, जो अनपेड स्टॉक है उसको माइनस करते हैं, ट्रू। हमको नॉट ट्रू पूछा है, आंसर इज बी, नॉट ट्रू। ये सेशन में आपका एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका जो है, ठीक है, वो बेहतर होगा, बेहतर होता जा रहा है। कंसीडरिंग हाउसिंग लोन एंड कार लोन अवेल, दो लोन अवेल किए भैया, हाउसिंग लोन और कार लोन। हाउसिंग लोन 120 दिन हो गए, 90 दिन के ऊपर हो गया एनपीए, एक ही बोरो इसने हाउसिंग लोन और कार लोन लिया है, एक लोन 90 दिन के ऊपर चला गया। भाई ऐसा है, अगर आपने एक ही बोरो को मल्टीपल लोन दिए है, एक भी लोन एनपीए होता है, सारे लोन एनपीए करने पड़ते, सारे लोन, बोथ हाउसिंग लोन एंड कार लोन, दोनों के दोनों को हमको एनपीए करना पड़ेगा, दोनों के दोनों को हमको एनपीए करना पड़ेगा भाई, दोनों के दोनों को एनपीए करना पड़ेगा, ये सही है, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, दोनों को एनपीए करना पड़ेगा, बोथ। दोस्तों आखिरी चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 दोस्तों, सारे आरटीपी एमटीपी स्टडी में क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है दोस्तों, और क्या खुशी की बात हो सकती है, ठीक है। आइए, दास एंड कंपनी अ फर्म ऑफ ऑडिटर इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, अरे मैं क्वेश्चन पढ़ने लग गया भाई सोचो ना यार, 5-5 मिनट अगर तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे जाओगे कितना ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, मुद्दे की चीज तो बाजू में रह जाती है। कंसिडरिंग द डिस्कशन अबाउट सुकन्या एंड सुशांत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट, डिस्कशन अबाउट सुकन्या एंड सुकांत, सब अब जाना पड़ेगा, सुकन्या और सुकांत क्या बोल रहे हैं। वन ऑफ द पार्टनर डीलिंग विथ न्यू क्लाइंट, while meeting with officer of the company she comes to know that Sushant CFO was her classmate, भाई एक ऑडिट करने जा रहे हैं और सुशांत सीएफओ है, दोनों ने साथ में शुरू किया था सीए, और सुशांत ने सीए छोड़ दिया मिड और एमबीए फाइनेंस कर दिया फ्रॉम लीडिंग इंस्टीट्यूट। भाई ये गलत बात है, हमें बेचारा लड़का सीए छोड़ रहा है, लड़की सीए नहीं छोड़ रही, ठीक है, लड़का सीए छोड़ रहा है, लड़की सीए नहीं छोड़ रही है। एनीवेज दोनों में अच्छी जान पहचान है, साथ में सीए शुरू किया था, अच्छी जान पहचान है। तो पॉइंट ये है कि क्या वो ऑडिट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा चल रही है।
एक नया क्लाइंट ऑफर हो रहा है और काफी अच्छे फ्रेंड्स है दोनों, ठीक है। स्टेटमेंट इज मोस्ट, थोड़ा जजमेंट वाला मामला है। देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ में जजमेंट है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। आपस में जान पहचान है, फैमिलियरिटी थ्रेट होती है। ये इररिलेवेंट है पूरी की पूरी बात, ऐसा हम नहीं बोल सकते। should be accepted by the firm, the engagement team may be headed by CA सुकन्या for better coordination। बोले उल्टा सुकन्या को रखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, रखना कि नहीं रखना डाउटफुल है भैया सुकन्या को। फैमिलियरिटी थ्रेट है, फैमिलियरिटी थ्रेट है भाई, फैमिलियरिटी थ्रेट। द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड बाय द फर्म, द एंगेजमेंट टीम मस्ट बी हेडेड बाय डिफरेंट पार्टनर। ये सही लग रहा है, लो लेकिन दूसरे पार्टनर को, इसको बोलते हैं एलिमिनेटिंग द थ्रेट। आपने पार्टनर ही बदल दिया। द मैटर इज टू ट्रिवल, टू ट्राइवल मतलब बहुत ही छोटा सा, ऐसा नहीं बोल सकते एकदम छोटा है। आंसर इज सी, आंसर इज सी। तो यहां पे केस पढ़ना पड़ा, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ा। कीपिंग इन व्यू रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद कंपनीज न्यू सर्विसेज। Keeping in view request of the company to be visibly associated with the company's new services, identify which type of threat is being faced by the audit firm। Request of the company to be visibly associated, क्लाइंट क्या बोल रहा है, आप हमारा काम करते, ठीक है। देखो क्या है, न्यू सर्विस लॉन्च करने वाला है, वेदर फोरकास्टिंग would be available on website of the company and micro, the company requests audit firm to visibly associated for their marketing blitz। ये लोग एक नई वेदर फोरकास्टिंग सर्विस कुछ ला रहे हैं और ये चाहते हैं कि ऑडिट फर्म का नाम हर जगह पे आए, हर जगह पे एसोसिएट होता रहे एकदम, ठीक है। ये हमारे ऑडिटर्स है, ये हमारे ऑडिटर्स है, या फिर इनके साथ एसोसिएशन में हम काम कर रहे हैं, एसोसिएशन में हम लोग काम कर रहे हैं। नाउ ठीक है, कौन सी थ्रेट है ना, ये इंटरेस्टिंग है। अगर ऑडिटर का पर्सनल फाइनेंशियल बेनिफिट जुड़ा हुआ है तो सेल्फ इंटरेस्टेड, पैसा नहीं जुड़ा हुआ है। जान पहचान है तो फैमिली थ्रेट, जो काम हमने किया था हम ही कर रहे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। कोई भी देखो, जब हम मल्टीपल असाइनमेंट्स करते हैं, एडवोकेसी थ्रेट का मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं, एक तरफ हम लिटिगेशन लड़ रहे हैं, उनका आईपीओ ला रहे हैं, दूसरी तरफ ऑडिट कर रहे हैं, तो कैसे दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें कर रहे हैं। लोग सवाल पूछेंगे, लोग सवाल पूछेंगे, यार तुम तो इनको एक तरफ डिफेंड करो, तुम ऑडिट कैसे कर सकते। कोई भी ऐसी चीज कर रहा है जिससे लोग सवाल पूछेंगे, पीपल विल डाउट कि तुम यार अच्छे से ऑडिट कर पाओगे नहीं कर पाओ। कोई भी ऐसी चीज जिससे लोग डाउट करेंगे, मल्टीपल असाइनमेंट्स करना, प्रोटेक्ट भी करना, ऑडिट भी करना, पीपल विल डाउट तुम अच्छे से ऑडिट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। यहां पे अगर हम उनके वेबसाइट पे हर जगह पे छाए हुए हैं कि हाँ हम लोग इनके नए सर्विस लॉन्च में जुड़े हुए हैं, नए सर्विस पे हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, अपना ब्रांड नेम उनको यूज करने दे रहे हैं, तो लोग बोले कैसे ऑडिट करेगा, एडवोकेसी थ्रेट। तो कोई भी ऐसा काम करना जिससे लोगों के मन में डाउट पैदा हो कि यार ये ऑडिट कैसे करेगा, एडवोकेसी थ्रेट। ये इतना सपोर्ट कर रहा है, कैसे करेगा, एडवोकेसी परसीव्ड। The various auditors, the previous auditor, previous Walker and company have not replied to communication of Das and company, which fundamental principle professionally is not followed। पुराना बंदा बहुत ही पुराना बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है। ऐसे पुराने बंदे को बोला गया, माननीय, ऐसा जब भी कोई नया ऑडिटर आता है, पहले उसको, कभी कोई नया ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है, पहले उसको बात करनी पड़ती पुराने बंदे से कि माननीय महोदय आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे को असाइनमेंट ऑफर हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पुराना बंदा रिप्लाई ही नहीं कर रहा, पुराने बंदे ने रिप्लाई नहीं करना बहुत ही बुरी बात माना जाता है। कोई भी ऐसी चीज, लॉ रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है, फिर कोई ऐसा करना कि जिससे इंस्टीट्यूट का नाम खराब होता हो, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, बिहेवियर सही नहीं है, रिप्लाई करना चाहिए। यार एक चार्ट अकाउंटेंट तुमसे बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, आपने रिप्लाई करना चाहिए, you should reply। Das and company have failed to advise the company regarding audit of consolidated financial statement, which fundamental principle is violated। देखिए, during preliminary discussion it is known that
the said company has acquired all shares of another company under the provisions of law and financial statement of both company need to be consolidated and audited. जिस कंपनी के ऑडिट की बात चल रही है उन्होंने किसी और के शेयर्स को अक्वायर किया है, वो सब्सिडरी बन गई है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए थे, उनको ऑडिट होना चाहिए. डिस्पाइट दिस नॉलेज, दास एंड कंपनी फेल्ड टू एडवाइज देयर क्लाइंट रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल. आप ऑडिट कर रहे हो, आपको सामने के सामने दिख रहा है एक सब्सिडरी है तो कंसोलिडेट करके कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए थी, उसका रिपोर्ट होना चाहिए था. आप ऑडिटर होके इतनी सामने के सामने वाली बात है उसको समझ के आप क्लाइंट को बोल नहीं पा रहे हो ऐसा कर, उसका भी ऑडिट करवा, मतलब आपके नॉलेज में दिक्कत है. जब आपके नॉलेज में दिक्कत है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में दिक्कत है. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर में दिक्कत है. फेल्ड, ठीक है, फेल टू एडवाइस, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के छुपाया, कुछ छुपाया ऐसा नहीं बोल रहा दोस्तों, कुछ छुपाया ऐसा नहीं बोला जा रहा. Which of the following statement is the most appropriate regarding providing offer of work of IT services by auditor to the company? Which of the following statement is the most appropriate regarding providing offer of the work of IT service by the auditor to the company? IT services. The company also offers auditor contract of providing IT service pertaining to information system. भाई हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम भी तुम बनाओ और ऑडिट भी तुम करो. इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग सिस्टम आता है, अकाउंटिंग सिस्टम भी तुम बनाओ, उसका ऑडिट भी तुम ही करो, तुम ही बनाओ, तुम ही ऑडिट करो. सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट. आंसर इज ए, दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट गाइस. ठीक है, आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी है. सो गाइस, लगभग हमको काफी अच्छा खासा समय लगा, अच्छा खासा समय लगा, ठीक है, ये करने के लिए. एंड जैसा मैंने आपको बोला था, मेरी प्लानिंग एकदम सही गई. मैंने आपको बताया था कि इसको करने के लिए हमको अच्छा खासा समय लगेगा, हमको अच्छा खासा समय लगेगा, मैंने बोला था, और वो अच्छा खासा समय लगा भी दोस्तों. ठीक है, अच्छा खासा समय हमको लगा भी. जैसा मैंने आपको बोला था, मेरी प्लानिंग जो मैं देख रहा हूं कि लगभग 2-2.25 घंटे हो गए, 2-2.25 घंटे हो गए हम लोगों ने पूरा किया. और दोस्तों और एक 1.5 घंटे का सेशन है, 1.5 घंटे का सेशन है जिसमें पहले के केसेस मैंने करवाए. अभी वीडियो खत्म होगा तो मैं वो शेयर कर लूंगा. अगर आपको मजा आया तो प्लीज आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स डालना, वीडियो खत्म होने के बाद डालना, वीडियो खत्म होने के बाद डालना, क्योंकि वो पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे जो भी एफर्ट्स है, नंबर ऑफ आवर्स वी स्पेंड ऑन क्रिएटिंग द कंटेंट, उसमें मजा है. अब मैं विकासा के जो मेंबर्स है, स्टूडेंट्स है, उनको बोलूंगा कि वो हम सेशन खत्म कर रहे हैं. तो मुझे बताया गया था कि ओके, थैंक यू गाइस.